सभी को आत्मा प्रणाम। आज का सेशन हम सभी के लिए मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ आज के शुभ रेकी के सेशन को हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी लोगों को म्यूट करूंगा और हम सेशन को शुरू करेंगे। सभी को सेशन को बड़े ही शांत मन से लेना है, कोई डिस्टरबेंस ना हो और आप अदर कोई काम ना करें प्लीज। उस दौरान कोई भी काम में बिजी ना रहकर आप शांत मन से सेशन को लें और चीजों को अच्छे से समझें। आज हम समझने जा रहे हैं सबसे पहले कि रेकी क्या होता है और रेकी से क्या क्या चीजें हम बदलाव कर सकते हैं। रेकी से हमारा जीवन पूरा बदल सकता है, उस पर हम काम करने वाले हैं। उन चीजों को अच्छे से समझने वाले हैं कि आखिर ऐसा होता कैसे है। कुछ लोग कहते हैं कि होता कुछ भी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मैंने रेकी भी सीखा है, कुछ लोग कहते हैं मैं ग्रैंड मास्टर भी बन गया हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का फोन आता है, मेरे हाथों में एनर्जी नहीं निकलती है, मैंने तो ग्रैंड मास्टर भी कर लिया है, मैंने तो अच्छी अच्छी सर्टिफिकेट ले लिए हैं। लेकिन आज की इस सेशन में हम जानने वाले हैं कि आखिर रेकी काम क्यों नहीं करती है और रेकी काम करने के लिए हमें करना क्या होगा। कैसे हमारी रेकी काम करना शुरू करेगी, कैसे हमारे हाथों में हम एनर्जी महसूस करेंगे और कैसे वो मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे कि हम मिनटों में सेकंडों में भी कुछ चीजें बदलाव कर सकें और लाइव रिजल्ट लेके दिखा सके। अभी क्या होता है, हम लोग ग्रैंड मास्टर बन गए बट हम लाइव हीलिंग देने में भी घबराते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिजल्ट ना आए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सामने वाला ठीक ना हो और मेरी बेइज्जती हो जाए। ऐसा क्यों होता है, उन चीजों को भी हम समझने वाले हैं कि क्यों हमारा कॉन्फिडेंट लेवल नहीं बढ़ रहा है, क्यों हम चीजों को नहीं बदल पा रहे हैं, क्यों रेकी के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग रेकी में नए भी होंगे जो नया रेकी सीख रहे हैं, उन लोगों को भी समझाया जाएगा कि रेकी आखिर प्रोसेस कैसे कर रही है और कैसे रेकी से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। चलिए इसको अच्छे से डीप में समझने के लिए सबसे पहले जानकारी लेंगे कि रेकी आखिर है क्या। राइट, देखिए रेकी एज पर गूगल जो बताया जाता है कि रेकी दो शब्दों से मिलकर बना है, रे और की। देखिए रे और की जो दो वर्ड है जापानीज वर्ड है। राइट, रे का मतलब है सर्वव्यापी और की का मतलब है ऊर्जा। जो सर्वव्यापी ऊर्जा है, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई जो ऊर्जा है, उसी को रेकी कहते हैं। लेकिन हमारे आध्यात्मिक तौर पे हमें समझना कि आखिर रेकी का असली अर्थ क्या है। रेकी का असली अर्थ क्या है, देखिए ब्रह्मांड में जो ऊर्जाएं जो छाई हुई हैं, वो ऊर्जाएं कौन सी ऊर्जाएं, प्रकृति की ऊर्जाएं हैं। तो क्यों ना हम उस प्रकृति की ऊर्जाओं को ही रेकी का नाम दिया जाए। तो रियल में वो वैसे ही है जो पंच तत्व की जो ऊर्जाएं हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई हैं, जो पेड़ पौधों में जो ऊर्जाएं हैं, जो इस धरती माँ में जो एनर्जी है, जो पानी में एनर्जी है, जो आकाश में एनर्जी है और जो वायु में एनर्जी है, उस सब की एनर्जी को ही रेकी कहा जाता है। तो इन चीजों को अच्छे से समझने के लिए कि हम रेकी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं और हमारा जो रेकी का जो प्रोसेस है, इसको आसान कैसे बनाया जा सकता है। हम बड़े बड़े सिंबल बनाना सीखते हैं, सिंबल में अटके रहते हैं, सिंबल बनाना नहीं आ रहा है। इतने सारे सिंबल कैसे याद करें, कौन से तरीके से सिंबल को बनाया जाए, किस साइड से शुरू करें, या फिर कौन सी समस्या में कौन सा सिंबल इस्तेमाल करें। कुछ लोग इसी में अटके रह जाते हैं। लेकिन हमें इससे आगे कुछ बढ़ के देखना है, हमें उन सिंबल में नहीं अटकना है। बिना सिंबल के भी रेकी होती है। रेकी जो डीपली जाके करता है, रेकी लेवल 1 सीखा हुआ व्यक्ति भी बहुत अच्छी रेकी कर सकता है। तो चीजों को अच्छे से समझेंगे विदाउट किसी सिंबल में अटकने के। सिंबल बनाना में बहुत हम क्या करते, सिंबल को प्रैक्टिस करते, साफ बनना चाहिए, साफ बनना चाहिए। कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, केवल सिंबल बनाना आना चाहिए। आप कितने अच्छे से बना पा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी एनर्जी कितना, उसमें विश्वास कितना रख पा रहे हैं, मेन टारगेट वो है। अगर हमारा उस सिंबल में विश्वास है तो तभी वो सिंबल काम करता है। वरना आप ड्राइंग कितनी भी अच्छी बना लेते हैं बट फिर भी आपका सिंबल काम नहीं करता है। तो इसके लिए मैं भी स्क्रीन शेयर करूंगा और स्क्रीन शेयर करके हम इन चीजों को थोड़ा सा और डीपली समझेंगे। आज का जो सेशन रहेगा हमारा रेकी लेवल 1 बेस पर रहेगा। रेकी लेवल 1 में क्या क्या चीजें हम समझने वाले हैं उसको अभी देखने वाले हैं। आप सभी के सामने स्क्रीन आ चुकी है। लता दी थम्स अप करके बता सकते हैं, थम्स अप करके बता सकते हैं। ओके, यस, धन्यवाद। देखिए अभी हम चीजों को अच्छे से समझेंगे और इन पे वर्क करेंगे। राइट,
सबसे पहले जानेंगे कि रेकी चिकित्सा क्या होती है और कैसे ये काम करती है। नेक्स्ट स्लाइड में ऑन कर रहा हूं। जैसे कि मैंने अभी बताया है, रेकी दो शब्दों से मिलकर बना है। रेकी, रे का मतलब सर्वव्यापी, आध्यात्मिक, ईश्वरीय, कुछ भी कहा जा सकता है। की का मतलब ऊर्जा। रेकी जापानीज वर्ड है और जिसके नाम से ही इसके जो अर्थ निकाले जाते हैं। जो मैंने अभी बताया कि रेकी को प्रकृति की ऊर्जा भी कहा जा सकता है और कहा नहीं जा सकता। जब हम इसमें विश्वास करते हैं तो रेकी हमारी और ज्यादा अच्छा काम करना शुरू कर देती है, वरना हम इसी में अटके रह जाते हैं कि रेकी आखिर है क्या। कुछ लोग रेकी में ही अटके रह जाते हैं, रेकी क्या है, रेकी शब्द कहाँ से आया है। इन चीजों में हमें अटकने की जरूरत नहीं है। रेकी पहले भी थी और हजारों वर्ष पहले भी रेकी हुआ करती थी और आज भी वो ही रेकी है। हजारों वर्ष पहले उस रेकी को स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। जो पिछले अपने जितने भी आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे, हम देखते थे कि वो आध्यात्मिक गुरु टच करके, किसी भी व्यक्ति को टच करके या आशीर्वाद देकर ही उसको ठीक कर दिया करते थे। वो भी रेकी ही था। और आज हमने उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में लेकर चल गए। उसमें सिंबल पर हम जाने लगे कि ये सिंबल ये ऐसे काम कर रहा है, ये सिंबल ऐसे काम कर रहा है। हमारे जो पहले आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे, कोई सिंबल नहीं बनाया करते थे, किसी सिंबल की उनको जरूरत नहीं हुआ करती थी और उनकी रेकी भी बहुत अच्छे काम किया करती थी। रेकी के लाइव रिजल्ट भी हम उन आध्यात्मिक गुरुओं से देख लिया करते थे। लेकिन आज हम क्या हो रहा है, आज हम सिंबल पर अटक जाते हैं। कौन सा सिंबल बनाओ, इसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है। हम यही जान नहीं पाते कि कौन सा सिंबल क्या है, कौन सा सिंबल क्या है। सेम सिंबल सभी को रेकी के सिंबल जब हम मान सकते हैं तो आप कोई भी सिंबल बनाइए या कोई सिंबल मत भी बनाइए। आप उस एनर्जी का आवाहन कीजिए, उस एनर्जी को रिक्वेस्ट कीजिए, हे रेकी माँ आप इस सामने वाले व्यक्ति का उपचार करो, इसकी हेल्प करो। उसके साथ साथ हम क्यों हमारी रेकी काम नहीं करती, इसकी एक वजह और है। रेकी की एक वजह यह है कि हम कुछ निगेटिव वर्ड हमारी अफर्मेशन में लेकर आते हैं अपने ईश्वर से। उस रेकी माँ से कुछ हम जब मांगते हैं, जब आराधना करते हैं, तो तब हम कुछ गलत अफर्मेशन करते हैं। इसकी वजह से भी हमारी रेकी का प्रोसेस सही से काम नहीं करता है। अब हम आगे समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। और नेक्स्ट स्लाइड पर देख रहे हैं कि रेकी सहायता कैसे कर रही है। जैसे कि मैंने अभी बताया, रेकी एक प्रकृति की ऊर्जा है। प्रकृति की ऊर्जा के द्वारा हमारे शरीर, मन और आत्मा का उपचार किया जा सकता है। जैसे बाकी प्रोसेस में हम देखते हैं, रेकी के अलावा जितने भी चिकित्सा के प्रोसेस हैं, जितनी भी चिकित्सा की पद्धति है, उनसे केवल स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें ही ठीक की जा सकती है। लेकिन एक ये दुनिया में, इस संसार में, इस पूरे विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऐसा उपचार है, एक ही ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसके द्वारा शरीर, मन और आत्मा का उपचार किया जा सकता है, जिसमें हम अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, अपने रिलेशन को अच्छा कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे जीवन में जो धन के अवरोध बने हुए हैं उनको भी हम ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम निर्जीव वस्तुओं पर भी काम करके उनको भी ठीक कर सकते हैं। ऐसा कौन सी चिकित्सा प्रणाली है जिसके द्वारा निर्जीव चीजें भी ठीक हो सके, या फिर जिससे रिलेशन अच्छे हो सके, या फिर कहें कि जिससे एनर्जी, धन की जो एनर्जी, जो मनी की एनर्जी, उसको आकर्षित किया जा सके। तो दोस्तों, मैं मानता हूं कि सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा के रूप में रेकी को हम मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जिसके द्वारा सब कुछ संभव हो। और रेकी से सब कुछ संभव क्यों हो रहा है? रेकी से सब कुछ संभव होने की वजह है क्योंकि ये प्रकृति की ऊर्जा है। प्रकृति बोले तो ईश्वर की, परमपिता की ऊर्जा। अब जो परमपिता, वो ईश्वर जब उपचार कर रहा है तो उसके सामने तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वहां पे स्वास्थ्य हो, वहां पे रिलेशन हो, या फिर धन के अवरोधों को, सब कुछ ठीक हो सकते हैं। वहां निर्जीव वस्तु हो या सजीव वस्तु हो, उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो यही वजह है कि रेकी से एवरीथिंग, सब कुछ पॉसिबल है। कुछ लोगों का क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रेकी में अभी जो नए हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, कुछ लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि रेकी से क्या ये भी प्रॉब्लम ठीक की जा सकती है, क्या ये बीमारी ठीक की जा सकती है। तो ये समझना होगा कि रेकी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेकी में हम कुछ नहीं करते हैं,
हम एक टाइप का नाटक करते हैं, ये मानना होगा। इसको मजाक में नहीं लेना, इसको सीरियस में लेना है कि हम बिल्कुल रियल में नाटक ही करते हैं। उपचार तो कोई और ही कर रहा है। जब उपचार कोई और कर रहा है, जो वो ईश्वर, वो परमपिता उपचार कर रहा है, तो हमें किन चीजों में अटकना? क्यों सिंबल में अटकना? क्यों कैसे रेकी करूं? क्या प्रोसेस करूं? क्यों इन चीजों में अटकना? अरे हमें तो नाटक करना है, उपचार तो कहीं और से हो रहा है, राइट? नाटक क्यों करना है? सामने वाले व्यक्ति को विश्वास बन जाए कि उसका उपचार हो रहा है, राइट? हम आंखें बंद करके बिना हाथों को हिलाएं, एक शांत मन से कहीं भी बैठकर हम उस व्यक्ति को तब भी उपचार दे सकते हैं। लेकिन क्या होने वाला है? तब उस व्यक्ति का उतना विश्वास नहीं बन पाता है कि मेरा उपचार हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे कि डिस्टेंस हीलिंग से लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, डिस्टेंस से लोग जुड़ते हैं, वो डिस्टेंस उपचार कराते हैं। उन लोगों को प्रूफ के लिए उनकी रिकॉर्डिंग चाहिए होती है कि कहीं उपचार हो भी रहा नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग तो एटलीस्ट हमें दी जाए। तो उस विश्वास को बनाने के लिए हमारे द्वारा नाटक किए जाते हैं। नाटक हम करते हैं, लेकिन उपचार कोई और कर देता है और मिरेकल रिजल्ट आ जाते हैं। उस सामने वाले व्यक्ति का विश्वास बनता है, और साथ ही साथ उपचार जिसको हमने आराधना की है, उस ब्रह्मांड को, उस प्रकृति को, जिसको हम स्वस्थ, उस व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए, या उस व्यक्ति के रिलेशन अच्छे करने के लिए, या उसके धन के अवरोध को दूर करने के लिए, जिस यूनिवर्स से हम उपचार के लिए प्रार्थना करते हैं, वो यूनिवर्स ही उपचार करता है। तो आज से हमने रेकी चाहे पहले कितनी भी बार सीखी हो, बड़े ही ग्रैंड मास्टर बन गए हो, तो आज से कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि कौन सा सिंबल बनाएं, कैसे उपचार करें, कितनी देर उपचार करें। किसी भी चीज में अटकने की जरूरत नहीं है। जितना फास्ट उपचार करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। एक चीज और जो मैं आजकल देखता हूं कि कुछ रेकी हीलर्स हैं, सभी गलत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूं कि कुछ रेकी हीलर्स हैं, वो कहते हैं कि हम आधा घंटा उपचार करते हैं, कोई कहता है कि मैं 1 घंटा उपचार करता हूं। तो मैं नहीं मानता हूं वो आधा घंटा या फिर 1 घंटा वाला उपचार कितना अच्छा होता होगा। जितना फास्ट हम उपचार करेंगे, जितना जल्दी उपचार करेंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आना होता है। इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे की वजह यही है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उसको पूरा फोकस लगा के, उसी में पूरा अपने आप को सरेंडर करके उस उपचार को जब हम करते हैं, उस प्रोसेस को जब हम करते हैं, तो रिजल्ट ज्यादा बेहतर हो जाता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1 घंटा हम एक ही चीज पर फोकस कर सके? मैं नहीं मानता। इतने बड़े हम आध्यात्मिक नहीं बने हैं, इतना ध्यान करने वाले नहीं बने हैं कि हम 1 घंटा एक ही चीज पर फोकस कर सकें। हमारा ध्यान इधर उधर जाएगा, हमारे विचार इधर उधर जाएंगे, हमारा जो मन है, जो चंचल मन, इधर उधर भागेगा, तो उपचार कहाँ हो रहा है? फिर तो उपचार हो ही नहीं रहा है। तो यही वजह है उपचार के रिजल्ट नहीं आ रहे। ऐसा हमारे साथ भी हुआ, हमने भी ये चीजें की है, हम भी आधा आधा 1-1 घंटा उपचार करते थे, बट रिजल्ट नहीं आ रहे। हम सोचते थे कि जितना समय ज्यादा दिया जाएगा उतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा, जितने ज्यादा सिंबल डाले जाएंगे उतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बिना किसी सिंबल के भी उपचार हो सकता है, बिना किसी सिंबल के भी तुरंत 100% रिजल्ट भी आ सकते हैं। हम कितना ज्यादा फोकस करके उस प्रोसेस को कर रहे हैं, इन चीजों को हमें अच्छे से समझना होगा और उनको अच्छे से काम को करना होगा। चलो अब आगे जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। इससे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि निर्जीव चीजों पर रेकी कैसे काम करेगी। देखिए, रेकी जैसे हमने जाना है कि रेकी एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, प्रकृति की ऊर्जा है, और ये ऊर्जा वाला ही उपचार है, ऊर्जा के थ्रू ही उपचार दिया जा रहा है। तो जिस वस्तु में ऊर्जाएं हैं, हर उस वस्तु का उपचार किया जा सकता है। अब किस वस्तु में ऊर्जाएं नहीं है? वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि जितने भी हमारे निर्जीव चीजें हैं, जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी पत्थर या फिर यानी कुछ भी धातु है, उनमें भी ऊर्जाएं होती हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रूप में। तो उनका उपचार क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि ये तो ऊर्जा का उपचार हो रहा है। तो ऊर्जा, जब जिस चीज में ऊर्जा है, उस वस्तु का उपचार किया जा सकता है, चाहे वो निर्जीव है चाहे वो सजीव है। जैसे हम देखते हैं जितनी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनमें ऊर्जा का लेवल
होता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन ऊर्जा का लेवल होता है। वो चल फिर नहीं सकती, वो सांस नहीं ले सकती, उनका आकार नहीं बढ़ता है, राइट। लेकिन फिर भी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रूप में ऊर्जाएं होती हैं। इसके बाद सेकंड लेवल पर हम देखते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे चल नहीं सकते लेकिन ग्रो करते हैं, सांस भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, राइट। तो उनमें जो ऊर्जा का लेवल है, जो हमारे पत्थर हैं, जितने भी मेटल्स हैं, उनसे कहीं ज्यादा होता है। थर्ड नंबर पर जो आता है, हमारे जितने भी पशु पक्षी हैं, जो जिनके अंदर सारी चीज वैसी ही होती हैं, वो चल भी पाते हैं, पक्षी उड़ पाते हैं, खाना खा पाते हैं, देख पाते हैं, एवरीथिंग, सारे प्रोसेस कर पाते हैं, लेकिन वो फिर भी मनुष्य से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। तो तीसरे लेवल पर जो ऊर्जा का लेवल है, हमारे जितने पशु पक्षी हैं उनके अंदर आता है। और सर्वश्रेष्ठ जो एक मनुष्य, जो प्राणी है, जो मनुष्य है, वो सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा का लेवल रखता है। तो जो जब हम सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा का लेवल रखते हैं, तो क्यों ना हम इस ब्रह्मांड के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करें, सबसे अच्छे कार्य करें। उन निर्जीव वस्तुओं से ज्यादा अच्छे, पशु पक्षियों से ज्यादा अच्छे, उन पेड़ पौधों से ज्यादा अच्छे। क्योंकि ये जो जन्म मिला है, ये जो जन्म मिला है, ये कुछ अच्छे कर्म करने के लिए ही मिला है। हम अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकते हैं, अपने भविष्य को, आने वाले जन्मों को कितना बेहतर बना सकते हैं, इसी जन्म में कर सकते हैं। मैं मानूंगा कि रेकी इसमें एक सबसे अच्छा माध्यम है। रेकी के द्वारा हम अपना पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का और दूसरे जिन लोगों को उपचार नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों का हम कम से कम कॉस्ट में उपचार कर सकते हैं। जो लोग मेडिकल हॉस्पिटल में लाइन लगाए हुए हैं, जिनके पास डॉक्टर्स की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, बड़े बड़े अमाउंट नहीं है, जिनके पास ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं है, तो क्यों ना हम उनको उपचार देकर, उनको कम से कम कॉस्ट में उनको अच्छा उपचार देकर उनको अच्छा स्वास्थ्य दे सके। तो अच्छे कर्म करके हम अपने आने वाले नए दूसरे जन्मों को भी अच्छा बना सकते हैं, और बहुत अच्छे कर्म करके इस जन्म मरण की बंधन से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि रेकी को डीपली तरीके से सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। साथ ही साथ जिस भी व्यक्ति को आप लगे कि उसको उपचार की जरूरत है, उसको आप उपचार दीजिए, उसकी हेल्प कीजिए। उन पेड़ पौधों को उपचार देना है जो पेड़ पौधे मुरझा रहे हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं, वहां भी उपचार देकर हम ठीक कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, एक मिनट, अभी देखना है कि आपको आवाज सही आएगी क्या। जस्ट मिनट। यस, लता दीदी, क्या आवाज ठीक आ रही है? हैंड रेज करके बताइए। ओके दीदी, आप जिनका भी आवाज वाला जो प्रॉब्लम है, अपने फोन को एक बार चेक कीजिए, नेटवर्क को चेक कीजिए। मेरी ओर से आवाज का कोई इश्यू नहीं है। चलिए आगे चीजों को हम समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि रेकी के 5 सिद्धांत के बारे में, राइट। रेकी के 5 सिद्धांत आखिर क्या हैं और क्या इनसे हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। सबसे पहले हम यही जानने वाले हैं। देखिए, रेकी की शुरुआत और रेकी का लास्ट भी ये 5 सिद्धांत ही। अगर हमने इन 5 सिद्धांत को समझ लिया, अगर हमने इन पर काम कर लिया, इनको अपने जीवन में अपना लिया, तो हम अपनी रेकी को, प्रोसेस को, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो रेकी के 5 सिद्धांत को हम डीपली समझेंगे। आज का मेन टॉपिक हमारा ये रेकी के 5 सिद्धांत ही हैं, इन्हीं को हमें अच्छे से समझना है। रेकी के 5 सिद्धांत है। पहला है, आज के लिए क्रोध नहीं। अब इसमें ऐसा ही क्यों लिखा है, आज के लिए क्रोध नहीं? देखिए, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड है, हमारा ब्रेन क्या चीजें देखता है? आसान चीजों की ओर आगे बढ़ता है, आसान चीजों को स्वीकार करता है। अगर मैं बोलूं कि आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूंगा, तो हमारा जो ब्रेन है, जो कॉन्शियस माइंड है, उसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। वो मानेगा नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है कि आज के बाद क्रोध ना किया जाए। तो उसको हमें आसान प्रोसेस को बनाने के लिए हमने इसमें आज के लिए जोड़ दिया है।
अगर अगर हमने एक दिन के लिए क्रोध नहीं किया, एक दिन हमने क्रोध पर कंट्रोल कर लिया, ये पांचों सिद्धांत एक दिन के लिए अगर हमने अपना लिए तो हम जीवन भर के लिए अपना सकते हैं। इसलिए इन पांचों सिद्धांत में आज के लिए वर्ड जोड़ा गया है, ताकि हमारा जो ब्रेन है उसको ये आसान लगे और वो इस पर काम कर सके। आज के लिए क्रोध नहीं। क्रोध को नाम को सुनकर ही सभी लोग हैरान हैं कि क्रोध पे तो कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल है। क्रोध तो आता ही रहता है, छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं, परिवार में, बच्चों के साथ, यारी दोस्ती में, अपने बिजनेस में, सब जगह चीजें ऐसी होती रहती है जिसकी वजह से क्रोध आ जाता है। अब क्रोध को कैसे कंट्रोल करने वाले हैं? सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि क्रोध आखिर आता क्यों है। अगर हमने ये चीज समझ ली कि इन चीजों की वजह से मुझे क्रोध आ रहा है, तो हम क्रोध पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्रोध आता क्यों है? कुछ लोग कहते हैं बच्चों की वजह से, बच्चे कहना नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ की वजह से आपस में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, या कुछ लोग कहेंगे कि हमारा जो एम्प्लॉइज हैं उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, या वो सही से काम नहीं करते हैं, इसकी वजह से क्रोध आता है। या कुछ लोग कहेंगे हमारा काम धंधा अच्छा नहीं चलता है, उसकी वजह से भी क्रोध आता है। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे जो नौकर हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से क्रोध आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है, तो उस वजह पर सबसे पहले काम करना है। अगर हम बात करें, हमारे बच्चे कहना नहीं मानते हैं, तो बच्चे आखिर कहना कैसे मानेंगे? हमें उस पर काम कर लेना चाहिए। क्या बच्चों के ऊपर क्रोध करके बच्चे कभी कहना माना है क्या? नहीं मान सकते। हम उनको और चीजें सिखा रहे हैं, उनको भी क्रोध करना सिखा रहे हैं, राइट? तो चीजें कैसे बदलने वाली हैं? हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा। बच्चे कहना क्यों नहीं मान रहे हैं? हम क्यों उनके ऊपर ज्यादा बर्डन कर रहे हैं? क्यों हम चाह रहे हैं कि वो हमारा ही कहना माने? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही व्यक्ति की सब चीजें घर में चलने वाली है? ऐसा तो शायद पॉसिबल नहीं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी चीजें भी अपनी तरीके से भी चलते हैं। लेकिन चीजों को बदलना कैसे है? हो सकता है कि हम सही हैं हमारी जगह, हम अपने बच्चों को सही गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कहना नहीं मान रहे, उसकी वजह से हमें क्रोध आ रहा है। तो बच्चों को कैसे समझाना है, वो बच्चों की एज के ऊपर मैटर करता है। बच्चों की एज कितनी है? छोटा बच्चा है तो उस बच्चे के साथ बच्चा बनकर हम चल सकते हैं, तब हम उसको अपने अनुसार ढाल सकते हैं, राइट? अगर बच्चा बड़ा है, 10 ईयर 15 ईयर के आसपास है, तो उस बच्चे के साथ उसका दोस्त बनकर हम चल सकते हैं, उसका दोस्त बनकर हम उसको गाइडेंस दे सकते हैं। तो चीजें वैसी ही समझनी होगी कि बच्चे की एज के फैक्टर के अकॉर्डिंग हमें उससे उसी टाइप का व्यवहार करना है। जबरदस्ती कुछ भी चीजें नहीं बदली जा सकती, जबरदस्ती चीजें पॉसिबल नहीं है बदलना, क्योंकि जो बच्चा हमारा है वो उसने हमारे से ही सीखा है चीजों को, हमारे से ही चीजों को उसने सीखा है कि हट करना, जिद करना, वो सब चीजें भी हमारे ही माहौल से सीखा है। तो उसके हमें उस माहौल को थोड़ा सा बदलना होगा, ताकि वो बच्चे में बदलाव आना शुरू हो। कैसे होगा? हमें अपने आप को बदलना होगा। हम अपने आप को जब बदलना शुरू कर देते, अपने अंदर हम करुणा, अपने अंदर हम प्यार की भावनाएं जब हम लेकर आ जाते हैं, तो बच्चे के अंदर भी सामने परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। कैसे आता है? क्योंकि जिस माहौल में हम रहते हैं उसका फर्क हमारे ऊपर जरूर पड़ता है, राइट? तो चीजों को बदलने के लिए, बच्चों में बदलाव लाने के लिए हमें अपने अंदर बदलाव जरूर करना चाहिए। बच्चों के साथ प्यार से बात करनी चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग एक बार उनको दिखाएं कि वो जो चीजें प्रोसेस कर रहे हैं उसके वो हम उसको बदलना क्यों चाहते हैं, आखिर हम उसको बदलना क्यों चाहते हैं, उसकी वजह क्या है कि जो वो चीजें कर रहे हैं क्या वो गलत है। उन चीजों को डीपली हमें समझाना होगा, तब जाके बदलाव पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। हम जबरदस्ती कुछ भी चीजें बदलाव करने की कोशिश करें तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है, और यही क्रोध के कारण बने रहते हैं। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ में रिलेशन अच्छे नहीं है, आपस में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो उन चीजों को भी हमें थोड़ा बदलना होगा। जब हम अपने अंदर बदलाव लेकर आ जाते हैं तो सामने वाले के अंदर भी बदलाव ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। कुछ दिन तो वो लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति को क्या हो गया है, आज आपने अगर क्रोध करना बंद कर दिया तो
आपके घर के सदस्य भी हैरान हो जाएंगे जानकर कि ऐसा क्या हो रहा है, और यही चीजों से उनके अंदर भी परिवर्तन आने वाला है। हम एक दिन क्रोध नहीं करेंगे, दूसरे दिन नहीं करेंगे, तीसरे दिन नहीं करेंगे, तो सामने भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हम लगातार उसी माहौल में रह रहे हैं। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे घर के अंदर निगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। उस निगेटिव एनर्जी का फर्क हमारे बच्चों के ऊपर पड़ता है, हमारे घर के हर एक सदस्य के ऊपर पड़ता है। तो क्रोध अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो हमारे जो घर की जो एनर्जी है, जो एटमोस्फेयर है, उसमें हम बदलाव लेकर आ जाते हैं। वहां पर पॉजिटिव एनर्जी हम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अगर हम रेकी सीख लेते हैं तो क्या होगा, रेकी सीखकर हम पांचों सिद्धांत अपनाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू होगी। जहां आज की डेट में क्या हो रहा है, क्रोध रूपी निगेटिव एनर्जी, चिंता रूपी निगेटिव एनर्जी, ये निगेटिव एनर्जी भरी हुई है, जिसकी वजह से घर में समस्याएं हैं, उसी की वजह से घर में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसी की वजह से रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और उसी की वजह से हमारे घर में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है। वो निगेटिव एनर्जी है, क्रोध वाली निगेटिव एनर्जी, चिंता वाली, घमंड वाली, वो निगेटिव एनर्जी जो है, उनको जब हम निपटा देते हैं, वहां से रिमूव कर देते हैं, तो जो निगेटिव एनर्जी वहां से चली जाती है, तो उससे जो हमारे घर के, हमारे परिवार के ऊपर या हमारे अपने स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे रिलेशन के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, निगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं, वो पड़ने बंद हो जाते हैं। तो चीजें अपने आप बदलनी शुरू हो जाती है। रिलेशन पे प्रभाव ऐसे ही पड़ता है, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं होती है कि रेकी से जादू हो जाएगा, कि रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, या रेकी से जादू हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू हो जाएगा। रेकी से ऐसे ही होता है, जीवन में बदलाव, मन में बदलाव, आत्मा में बदलाव, जब ये बदलाव आते हैं तो मिराकल होने शुरू हो जाते हैं। राइट। अब बात करेंगे चिंता के ऊपर। चिंता भी सेम वही है, जैसे क्रोध की बात की गई है, सेम वैसी चिंताएं हैं। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसको चिंताएं भी अक्सर सताती ही हैं। चिंता भी एक निगेटिव एनर्जी है, जहां क्रोध है वहां चिंताएं हैं। पहले में क्रोध आएगा, बाद में वहीं पर चिंताएं भी आनी शुरू होती हैं। तो जब हम क्रोध पर कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बाद हमें सेकंड स्टेप पर आना होता है कि आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा, आज मैं चिंता नहीं करूंगा, आज कुछ भी हो जाए मैं चिंता नहीं करूंगा। आपको संकल्प लेना है, सुबह उठना है, संकल्प लेना है, ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा करनी है, प्रण लेना है, हे ईश्वर, हे परमपिता, आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा। जब हम प्रण अपने ईश्वर के सामने लेते हैं, जिसको हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जिसको हम अपना परमपिता मानते हैं, जब हम उसके सामने प्रतिज्ञा करते हैं, तो चीजें बदलनी अपने आप ही शुरू होती हैं, क्योंकि हमने अपने ईश्वर से वायदा किया है, अपने परमपिता से वायदा किया है कि मैं आज चिंताएं नहीं करूंगा। चिंता नहीं करेंगे, चिंता की वजह क्या है, हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। चिंताएं की वजह भी यही होती है, बच्चे कहना नहीं मान रहे, वो भी चिंता का विषय है, घर में रिलेशनशिप इश्यूज, वो भी चिंता का विषय है, या फिर धन के अवरोध है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, एम्प्लॉइज अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही है, वो भी चिंता की वजह से ही सब चीजें हो रही हैं। राइट। वो चिंताएं हैं, तो चिंताओं की वजह से ही चीजें क्रिएट हो रही हैं। हम चिंताओं को जब हम कम करते हैं तो चीजें अपने आप बदलनी शुरू होती हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि मेरा जो काम अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए चिंता हो रही है, मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है इसलिए चिंताएं हो रही है। अगर हमने चिंता को करना छोड़ दिया तो रिलेशन भी अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, फैक्ट्री भी अच्छी चलनी शुरू होगी, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो भी अच्छे कहना मानना शुरू करते हैं, बच्चे भी कहना मानना शुरू करते हैं, चीजें अपने आप बदलनी शुरू हो जाती है। मतलब ये है कि जो हम चीजें समझ रहे हैं वो बिल्कुल उल्टी है, हम गलत चीजें समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारे रिलेशन से रिलेटेड इश्यूज है, उसकी वजह से चिंताएं आ रही, लेकिन वो गलत है। आप चिंताएं कर रहे हैं, इसी की वजह से रिलेशनशिप इश्यूज है। आप चिंताओं को बंद करो ना, रिलेशन ठीक होंगे। एक व्यक्ति कहता मेरे बच्चे कहना नहीं मानते हैं इसलिए मुझे चिंता रहती है इनके भविष्य को लेकर। आप चिंता करनी बंद कीजिए, बच्चों में बदलाव अपने आप आएगा। आप उनके लिए निगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, इस बच्चे का क्या होगा, ये बच्चा कहना नहीं मानता है, ये बच्चा पढ़ता नहीं, इसका भविष्य पता नहीं कैसा होने वाला है, हम उसके भविष्य को खराब कर रहे हैं। एक बार बोल के तो देखिए मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, उस बच्चे को प्यार से बुलाइए तो आप सबसे अच्छे हो, सर्वश्रेष्ठ हो, आप ये भी कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं।
वो जो काम नहीं कर रहा है, जो काम करने में वो हिचकिचा रहा है, जो काम करने में उसको डर लगता है, या जो कहना वो आपका नहीं मानता, उसके लिए उसको मोटिवेट तो कीजिए, बेटा आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप तो एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं, आप एक सर्वश्रेष्ठ इंसान हैं, आप सबसे अच्छे बच्चे हैं, सबसे प्यारे बच्चे हैं, आप ये भी काम कर सकते हैं। वो बच्चा उस काम को करना शुरू करता है। लेकिन हम उनके लिए नेगेटिव एनर्जी जब क्रिएट कर रहे हैं, हम उस बच्चे के सामने बोल रहे हैं या उससे पीछे हम बोलते रहते हैं, हम आपस में डिस्कस करते हैं। अक्सर जब लोग बैठते हैं ग्रुप में, यही बातें होती हैं, बच्चे नहीं कहना मानते। आजकल के तो बच्चे कहना मानते ही नहीं है, बच्चों का माहौल बदल रहा है, बच्चे 4G 5G 6G हो रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। ऐसा हम ही कर रहे हैं, हम ही उनको 4G 5G 6G हमने ही बनाया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो हमें अपने विचारों को बदलना होगा। हम आपस में जब डिस्कस करते हैं अपने बच्चों के लिए, आप बोल के तो देखिए सामने वाले को, नहीं मेरा बच्चा तो सबसे अच्छा है, आप बोल के देखिए, देखिए आपके बच्चे में बदलाव आना शुरू होगा। जिस दिन आपके बच्चे ने सुना, अरे मेरे फादर तो उनके सामने ये कह रहे थे कि मेरा बच्चा तो सबसे अच्छा है, मेरा बच्चा कहना भी मानता है, मेरा बच्चा ये भी कार्य करता है, आपके चाहे आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन जिस दिन आपके बच्चे को ये चीज पता लगने वाली है, मेरे फादर मेरी बड़ाई करते हैं सामने वालों के लिए, सामने वालों को ये चीजें बोलते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा है, तो बच्चा अच्छा ही बनना शुरू हो जाता है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में, इनकेस वो सुन भी नहीं रहा है तब भी वो बच्चा अच्छा बनना शुरू होता है। उसकी वजह से क्या होती है? उसकी वजह ये है कि हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्माएं हैं, हम एक ही परिवार का हिस्सा है। एक परिवार में जब सोल होती है, वो जो यूनिवर्स होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट रख के रखता है। हमारी जो सोल रहती है, हमारे सभी परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनसे कनेक्ट रहती है। और जब अपनी सोल से उन एक पॉजिटिव कुछ अफर्मेशन निकाल रहे हैं, पॉजिटिव चीजें क्रिएट कर रहे हैं, सोल किससे जुड़ी है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है। सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव अफर्मेशन डाल रहे हैं। इसके साथ साथ सोल हमारी कनेक्ट किससे? हमारे बच्चे से है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमारे बच्चे से कनेक्ट है। जो चैंट हम कर रहे हैं हमारे बच्चे के लिए, मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, मेरा बच्चा कहना मान रहा है, मेरा बच्चा सर्वश्रेष्ठ हो रहा है, मेरा बच्चा जो सक्सेस हो रहा है, मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई कर पा रहा है, आप अपने बच्चे के लिए करके तो देखिए। आप बच्चे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बच्चा बदलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोल है कनेक्टेड है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड आपस में कनेक्टेड है। हम जो भी अफर्मेशन कर रहे हैं हमारे बच्चे के ब्रेन के अंदर जा रही है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जा रही है। इसकी वजह से उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो कितना अच्छा है हम अपने बच्चों में बदलाव बिना उनको प्रेशर दिए, बिना उनको मारे, बिना उनके ऊपर क्रोध किए, बिना चिंताएं किए, हम अपने बच्चों में बदलाव ला सकते हैं। अपने रिलेशन को अच्छा कर सकते हैं, अपने बिजनेस को अच्छा कर सकते हैं। केवल आपको पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है। उसके लिए हम आगे समझने वाले हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे करनी होती है। अब तीसरा जो सिद्धांत है, आज सब काम ईमानदारी से। अगर ईमानदारी की बात करें तो शायद ये हजम होने वाली बात नहीं है। सब लोग यही कहेंगे शायद ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं है। क्या समझा रहे हैं आप? ईमानदारी से तो पॉसिबल ही नहीं है। ईमानदारी से तो आजकल चलना ही मुश्किल है। जो ईमानदार है उसका तो गुजारा चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम किस ईमानदारी की बात कर रहे हैं उस पर बात करेंगे। ईमानदारी, अगर कौन सी ईमानदारी की बात की जा रही है? ईमानदारी की अगर हम बात करें, अगर एक वाइफ की बात करें जो अपना घर का काम करती है, साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धुलना, प्रेस करना, ये घर के जितने भी काम होते हैं, अब उसने ही हम ईमानदारी से समझते हैं। अगर एक वाइफ अपने घर के, अपना जो भी घर का पूरा एरिया है उसको अच्छे से जब क्लीनिंग करती है, ईमानदारी से करें, मेरे घर में कहीं भी एक डस्ट का कण ना रह जाए, मुझे मेरे घर को इतना पवित्र बनाना, मैं मेरे घर में इतना पवित्र इसको बनाऊं, इतना नीट एंड क्लीन बनाऊं, चीजों को सही जगह पर रखना, व्यवस्थित तरीके से रखना है। निगेटिव एनर्जी जो क्रिएट कर रही चीजें उनको घर से बाहर निकालना है, अनावश्यक चीजों को घर से बाहर निकालना है, कूड़ा करकट घर के अंदर नहीं रखना है, या घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्स वाले म्यूजिक चलाने हैं, या घर में शांति के साथ रहना है, बड़े स्लो आवाज में हमें बात करनी, चिल्ला कर दहाड़ना, ये प्रोसेस, ये चीजें नहीं करनी है। तो चीजें उससे बदलनी शुरू होती हैं। जब वाइफ एक घरेलू घर की जो मेंबर है, जो मेन जो घर का काम जिनके ऊपर हैंड ओवर होता है, अगर वो ये समझना शुरू कर दे, मैं मेरे घर को ईश्वर का मंदिर बनाकर रखूं,
इतना पवित्र रखूं, तो घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्स आने वाली है। यही रेकी है, वही एनर्जी, उसी एनर्जी को रेकी कहा जाता है जो पॉजिटिव वाइब्स है। आप घर की सफाई अच्छे से कर रहे हैं, आप जब खाना बना रहे हैं उसको बड़ा मन से बना रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर डाल रहे हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन उसके अंदर डाल रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स वाले म्यूजिक या चैंट सुनकर जब आप खाना बना रहे हैं, ईमानदारी से सारे प्रोसेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सामने एपिसोड चल रहा है, कोई भी सास बहू वाला एपिसोड चल रहा है, यहाँ पर खाना बन रहा है, तो क्या हो रहा है, उसके अंदर निगेटिव एनर्जी भरती जा रही है। वो जो सास बहू वाली जो निगेटिव एनर्जी जो आपके एपिसोड वाली, वो सारी आपके ब्रेन के अंदर जा रही है, आपके ब्रेन से आपके जो खाना है उसके अंदर जा रही है। मतलब ये है कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करना शुरू कर दीजिए। ईमानदारी से मतलब ये है, उनसे क्या बदलाव आने वाले आप खुद देखेंगे। जब खाना आप ईमानदारी से बनाते हैं, आपका पूरा फोकस खाना बनाने में रहता है, तो खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। उस खाने का स्वाद ही अलग होता है। आपने देखा है ना, जब कभी भंडारा कहीं पर ऐसा प्रोसेस होता है तो वहां पर खाना बड़ा अच्छा लगता है। आखिर क्यों होता है? क्योंकि पूरी श्रद्धा के साथ बनाया जाता है, उसको प्रसाद रूप में माना जाता है, उसको सबसे पहला भोग ईश्वर को लगाया जाता है, इसलिए वो खाना इतना पवित्र बन जाता है और इतना उसमें टेस्ट आना शुरू हो जाता है। यही वजह है, ये सब चीजें हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। घर पर भी उस खाने को एक भंडारे के रूप में बनाइए। मेरे घर के जितने सदस्य हैं उनको ये प्रसाद के रूप में बनाइए। उस खाने का प्रसाद अपने ईश्वर को, परमपिता को लगाइए, भोग परमपिता को लगाइए। क्या होने वाला उससे? उस घर जो हमारा जो खाना है उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है। पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो घर के अंदर पॉजिटिव बदलाव आने शुरू होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू हो जाएगा, विचार अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो ईमानदारी से मतलब अब आप समझ गए हैं। अब दूसरी बात करें, अगर हमारे भाई हैं, जितने भैया हैं, उनकी बात करें जो जॉब करते हैं, अपने जॉब को थोड़ा सा ईमानदारी से करना शुरू कर दें। ईमानदारी मतलब कि जो आपको समय दिया गया है, 8 आवर्स या 6 आवर्स, जितना भी समय आपकी जॉब का समय रहता है, उसको आप अच्छे से अपना फोकस लगाकर जो आपको काम दिया गया है उसको कंप्लीट कर दें। 2 तरीके होते हैं काम करने के। एक तरीका बेमन से काम करना, मेरा मन नहीं है इस काम को करने का लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं, तो वो काम ईमानदारी का काम नहीं हुआ। आपने काम तो कर दिया है लेकिन वो काम ईमानदारी का नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसको अपनी श्रद्धा से, प्यार से नहीं किया, वो तो बेमन से किया है। और जो बेमन से काम जो किया जाता है, जो हम अपने पूरा फोकस से नहीं करते हैं, तो उस काम में कुछ ना कुछ कमियां जरूर रह जाती है, वो काम अच्छे से नहीं होता है। और उसी की वजह से हमारे जो जॉब में प्रमोशन नहीं होते, क्योंकि हमारा जो बॉस है उसको काम पसंद नहीं आता है। हमें फिर लगता है नहीं यार, बॉस तो मेरे ऊपर बर्डन डाल रहा है, राइट। तो चीजों को हम जब ईमानदारी से करेंगे तो पूरा फोकस करके करेंगे उस काम को, अगर हमने अच्छा कर दिया तो बॉस को कार्य पसंद आने वाला, हमारा प्रमोशन होने वाला है। ठीक वैसे ही हम अपनी दुकान है, शॉपकीपर है, शॉप पर काम करते हैं, ग्राहक को कैसे बढ़ाया जाए। एक तो हम ये कहेंगे कि मेरे पास तो ग्राहक बहुत कम आते हैं, मैं तो चीजों को थोड़ी महंगी बेचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास आएगा 10 ग्राहक है, तो अगर मैं उनसे कम से कम कॉस्ट पर उनको सामान देना शुरू कर दूं तो मेरा तो गुजारा नहीं चलने वाला है। लेकिन चीजों को बदलना होगा। आपको क्या करना है? आपको आपका जो कस्टमर है उसको रेस्पेक्ट देनी है, उसको प्यार से बात करनी है, उससे जेन्युइन प्राइस उसका आपको सामान का लेना है। उससे क्या होने वाला है, जब वो आपका जो कस्टमर है वो परमानेंट कस्टमर बन जाता है, हर बार वो सामान आपसे ही लेकर जाने वाला है। इसके साथ साथ वो आपका फ्री में एडवर्टाइजमेंट करने वाला है, दूसरे लोगों को बताने वाला है वो शॉपकीपर बहुत अच्छा है, रेस्पेक्ट करता है। वहां पर तो ग्राहक को पानी भी पूछा जाता है, वहां पर तो बैठने के लिए सीट भी अच्छी व्यवस्थित है, वहां पर तो लोगों को बैठाया जाता है, लोगों को रेस्ट दिया जाता है, वहां पर फैन की हवा अच्छी है, सब चीजें हैं। अब वहां पर माहौल अच्छा है, वहां पर घर के उस शॉप के अंदर तो पॉजिटिव वाइब्स वाले म्यूजिक चलते हैं। आपने देखा ना, बड़े बड़े मॉल जो होते हैं उनमें चलती रहते हैं पॉजिटिव वाइब्स वाले म्यूजिक। क्यों चलाते हैं? वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉजिटिव वाइब्स, इसके साथ साथ वहां की जो निगेटिव एनर्जी उसको बाहर निकालने के लिए। तो बड़े बड़े जो मॉल में अच्छी चीजें, जो पॉजिटिव वाइब्स वाले म्यूजिक चल सकते हैं, तो हम अपनी शॉप में भी चला सकते हैं, राइट। उससे चीजें बदलने वाली है। वहां वो मॉल में इतने ज्यादा ग्राहक कैसे आ रहे हैं? क्योंकि वहां पर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट की गई है, वहां पर पॉजिटिव वाइब्स वाले म्यूजिक चलते हैं, वहां पर जो कस्टमर है वहां पर एक सिक्योरिटी रहता है जो कस्टमर के अभिवादन के लिए भी खड़ा रहता है।
जब कोई कस्टमर वहां पर जाता है, उसको नमस्ते, राम राम, प्रणाम चीजें बोली जाती हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है, कस्टमर की रेस्पेक्ट की जाती है, तो क्या होता है, वहां पर कस्टमर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये तरीके हैं, यही ईमानदारी का तरीका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ देना है, बिल्कुल जो सामान जिस प्राइस में लिया उतने में आप सेल कर दीजिए, या 1-2 रुपया बचे, ऐसा प्रोसेस नहीं है। आपको उससे जो कस्टमर है उसे जेन्युइन प्राइस में उसको सामान देना है, उसकी रेस्पेक्ट करनी है, ये ईमानदारी है। अपना जो काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से करना है। ईमानदारी मतलब पूरा फोकस लगा कर करना है। हम अपनी शॉप पर जाते हैं, समय पर शॉप को ओपन करना चाहिए, शॉप की साफ सफाई रखनी, ये ईमानदारी है। मतलब हम अपने शॉप को भी एक मंदिर बनाकर रखें, मंदिर की तरह उसको जब हम रखते हैं तो चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। तो ये वाली ईमानदारी तो की जा सकती है, राइट। तो प्रोसेस को ऐसे में बदलना होगा। इसके बाद हम चौथे स्टेप पर चलते हैं, आज सबके लिए आभार। सबके लिए आभार मतलब आपके लिए जो भी व्यक्ति कुछ अच्छा काम कर रहा है, किसी व्यक्ति ने आपकी किसी भी कार्य में मदद की हो, या किसी व्यक्ति ने आपके चेहरे पर स्माइल लाई हो, आपके लिए कुछ ऐसा बेहतर कर दिया हो कि आपको खुशी हुई हो, तो उन चीजों के लिए उसको धन्यवाद किया जा सकता है, उसके लिए आभार व्यक्त किया जा सकता है कि आज आपकी वजह से मुझे सुबह खुशी हुई, आज आपकी वजह से मेरा ये काम आसान हो गया है, तो उसके लिए धन्यवाद करना बनता है, आभार व्यक्त कर सकते हैं। अब आभार व्यक्त हम इसको प्रोसेस को थोड़ा सा अपने फैमिली से रिलेटेड करके जोड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। फैमिली से रिलेटेड अगर हम देखते हैं, हमारे घर में, परिवार में जो हमारी वाइफ रहती है, जितनी भी दीदियां हैं जो खाना बनाती हैं, हम जितने भी भैया हैं, जितने भी भाई हैं, अगर हम अपनी जो वाइफ है, जो घर के जो भी सदस्य हैं, मदर हैं जो खाना बना रही हैं, अगर हम उस खाने की झूठ मूठ भी थोड़ी बड़ाई कर दें कि आज तो खाना बहुत अच्छा बना है, कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। वो जो आपका झूठ बोला गया है वो आपके रिलेशन को बेहतर बना सकता है। वो जो आपका झूठ बोला गया है वो अगले दिन जो आपका खाना बनने वाला है उस खाने में स्वाद ला सकता है। कैसे? क्योंकि आज आपने अपनी वाइफ की बड़ाई की है, भले ही झूठ बोलकर की हो, भले ही खाना अच्छा ना बना, उसके बावजूद भी आपने बोल दिया खाना बहुत अच्छा बना है, राइट, बोल सकते हैं। तो उससे क्या होने वाला है? वाइफ के अंदर बदलाव आने वाला है, उसके थॉट पॉजिटिव होने वाला है, उसके चेहरे पर स्माइल आने वाली है, और उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होने वाली है। जब पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है तो खाने में टेस्ट अच्छा आने वाला है, खाने में पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, पॉजिटिव एनर्जी आएंगे तो खाना अमृत बनने वाला है। जब वो खाना अमृत बनता है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो आभार व्यक्त करना से कितना अच्छा लग रहा है, चीजें बदल रही हैं, स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, चीजें बदल रही, रिलेशन अच्छा हो रहा है, राइट, घर का माहौल अच्छा क्रिएट होना शुरू हो रहा है, तो चीजें ऐसे बदल सकती है। इसके अलावा आपका एम्प्लॉई है, उसने काम जैसे भी किया, आज उसने आपके लिए कोई अच्छा कोई एक काम कर दिया है, तो उसके लिए उसको आभार व्यक्त कर सकते हैं, अरे यार आज आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो अगली बार वो और अच्छा काम करने वाला है। हमें अगर कुछ भी उसमें बदलाव लग रहा है, ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, भले ही उसने अब तक अच्छा काम ना किया हो, लेकिन एक दिन अच्छा किया, तो उस दिन के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं कि आपने ये काम आज बहुत अच्छा किया है, ऐसा ही काम अच्छा करते रहे, तो वो व्यक्ति आगे भी अच्छा काम करने वाला है। तो आभार व्यक्त करने से अच्छा होता है। पड़ोसी से आपको कोई हेल्प मिल गई, अपने पड़ोसी को धन्यवाद कर दिया, वो पड़ोसी आपके लिए आगे भी आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहेगा। आपके एक बार कहने से वो आपकी हेल्प कर देगा, बिना कहीं भी आपकी हेल्प कर देगा, जब उसको आप लगेगा कि उसको आपकी उसको जरूरत है। तो आभार व्यक्त करने से भी चीजें बदलती हैं। अब हमने अब तक 4 स्टेप देखे हैं, क्या कोई भी ऐसा स्टेप हमने देखा है कि जिसकी वजह से हमें कोई लॉस हो रहा? हर एक स्टेप से हमें फायदे ही फायदे हैं। क्रोध करने ना करने से भी फायदे हैं, क्रोध पर कंट्रोल करने से भी फायदे हैं, चिंताओं पर कंट्रोल करने से भी फायदा है, ईमानदारी से काम करने से भी फायदा है। तो फायदे वाली चीजें तो हम कर रहे हैं, फायदे वाली चीजें तो हर कोई करने के लिए तैयार रहेगा, राइट। आभार व्यक्त करने से भी फायदा हो रहा है, रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, राइट। खाना अगले दिन हमारे पसंद का बन रहा है, हमारे जो रिलेटिव हैं वो अच्छे रिलेशन उनसे हो रहे हैं, या फिर हमारा जो पड़ोसी है वो हमारे लिए हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमने उनके लिए आभार व्यक्त किया। तो 5वां जो स्टेप है, इन स्टेप पर मैं ज्यादा समय क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मेन यही है, यही रेकी का आधार है।
यहीं से रेकी को अच्छा बनाया जा सकता है। लेकिन आज की डेट में कुछ और हो रहा है। हम रेकी लेवल 1 पर तो बात ही नहीं करते, रेकी लेवल 1 तो बेसिक है, इसमें क्या बात करनी है, आगे बढ़े ना, एडवांस लेवल तक सीखे ना। लेकिन एडवांस तक सीखेंगे तभी तो कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, रेकी लेवल 1 पर ही काम करना पड़ेगा, तभी रेकी लेवल 1 से ही चीजें बदलनी शुरू होगी, तब आप एडवांस लेवल में काम अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज एडवांस लेवल करना, ग्रैंड मास्टर करना, मास्टर करने से भी कुछ बदलाव नहीं आता है। अब हम बात करेंगे पांचवें जो हमारा सिद्धांत है, आज सबके लिए करुणा और सम्मान। करुणा और सम्मान, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट एक छोटे व्यक्ति की भी की जा सकती है, एक बड़े व्यक्ति की भी की जा सकती है। अपनी एज से छोटे व्यक्ति, बच्चे की भी रेस्पेक्ट की जा सकती है, उसको भी सम्मान दिया जा सकता है। उनसे चीजें कैसे बदलती हैं, अब हम इन चीजों को समझने वाले हैं। इन केस हम हमारे बच्चे की बात करते हैं, बच्चे हैं, बच्चों के लिए अगर हम सम्मान उनका करते हैं, बच्चों की कदर करते हैं, उनकी वो कुछ भी अगर बोल रहे हैं तो उनका चीजों को अच्छे से समझते हैं कि बच्चा बोलना क्या चाह रहा है। आज की डेट में क्या होता है, हमारे बच्चों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों को क्या समझते हैं कि बच्चा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, हम अपने काम पे ध्यान दें, बच्चे तो अपने खेल में लगे थे। लेकिन नहीं, कई बार वो ऐसी चीजें हमें बोल देते हैं जिससे हमारा जीवन बदल सकता है, या जिससे बहुत बड़ी हेल्प हमारी हो सकती है। हमें क्या करना है, हमें उनको सम्मान देना है, उनकी चीजों को समझना है, बच्चा कहना क्या चाह रहा है, आखिर ये बच्चा कहना क्या चाह रहा है, उसको चीजों को समझिए। कई बार उन बच्चों के ब्रेन के अंदर इतने पॉजिटिव आइडियाज होते हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते कि बच्चा है, बच्चे की तरह इसको खेलने दीजिए। हम अपने काम में, हम कितनी भी प्रॉब्लम में फंसे हो, हम बच्चे की चीजों को ध्यान से नहीं समझते। वो बच्चा हमारी हेल्प करना चाह रहा है, उसके अंदर कुछ यूनिक है, उस ईश्वर ने, उस ब्रह्मांड ने कुछ यूनिक उसको दिया है, तो हमें उसको भी सुनना चाहिए, उसका भी सम्मान करना चाहिए। तो चीजें उससे बदलनी शुरू हो जाएंगी। साथ साथ हम हमारे एम्प्लॉइज पर बात करें या हमारे नौकर जो रहते उनसे उनसे बात करें, तो उन पे हमें करुणा तो करनी चाहिए। करुणा मतलब करने का ये नहीं है कि हमें उनकी इतनी रेस्पेक्ट करनी है, उनके चरण स्पर्श करने, वो चीजें नहीं है। करुणा से मतलब, सम्मान से मतलब वो चीजें नहीं है। सम्मान मतलब कि हमें उनकी इतनी कदर करनी चाहिए कि उनके जो हार्ट है, उनके हार्ट को कुछ ऐसा ना लगे, हम कुछ ऐसे वर्ड उनको ना बोलें कि उनको हार्ट हो, उनको गलत लगे, उनकी आत्मा दुखी हो। तो ऐसे काम हमें नहीं करने चाहिए। कुछ मैंने देखा है कि दुकानों पर देखा है जहां पर छोटे छोटे मजदूर लगे रहते हैं या फिर बड़े जो भी हैं, उन मजदूरों से वो रेस्पेक्ट बात ही नहीं है। उनसे गाली देकर बात करना या उनको नीचा दिखाकर बात करना, तू काम नहीं कर रहा है, तूने ये नहीं किया, ये चीजें हम करते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं और आपने भी देखी होंगी, ऐसा होता है। लेकिन जिस दुकान पर ऐसा होता है, क्या उस दुकान में हो सकता है कि आज वो अच्छी चल रही हो, लेकिन कुछ दिन बाद वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि वहां पर आप एक दूसरे व्यक्ति की सोल को दुखी कर रहे हैं, उस दूसरे व्यक्ति को दुख दे रहे हैं, राइट। वो मजबूरी में आपके घर पर काम कर रहा है, आपकी शॉप पर काम कर रहा है, मजबूरी है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसको गालियां भी सुननी पड़ती हैं, उसको आपका जो क्रोध है उसको भी झेलना, चिंता, उन सब चीजों को झेल कर भी वो जॉब करता है, क्योंकि उसके पास मजबूरी है, उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम चीजों को थोड़ा बदल के चलें, हम उस व्यक्ति का रेस्पेक्ट करना, मतलब उसको, उसके ऊपर दया करना, उससे प्यार से बात करना, उसकी चीजों को समझना, उससे प्यार से बात करनी शुरू करेंगे, तो वो जो हमारा एम्प्लॉइज है, जो नौकर है, वो कहीं हमारे लिए एक अच्छा इंसान बनने वाला है, हमारे बिजनेस को एक लेवल से कहीं लेवल ऊपर तक ले जा सकता है। लेकिन हम उसको एक छोटा इंसान समझकर, हम उसको तुच्छ प्राणी समझकर उसका उसका अपमान करते हैं, उसके ऊपर दया नहीं करते हैं। तो हमें अपने जो एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे जितने नौकर हैं, जिनसे हम काम कराते हैं शॉप पर आपकी या फिर आपके फील्ड में, खेतों में, तो उनसे उनकी रेस्पेक्ट एटलीस्ट करनी चाहिए, उनके ऊपर दया जरूर करनी चाहिए। वो हमारे जो बिजनेस है, हमारे बिजनेस का आधार ही वही होते हैं, क्योंकि काम वही कर रहे हैं, एनर्जी वही लगा रहे हैं, हम तो केवल उनको गाइड कर रहे हैं, राइट। अगर वो अपनी एनर्जी को प्रॉपर तरीके से न लगाएं या फिर उनके अंदर निगेटिव एनर्जी आ जाए,
तो हमारा जो काम है, जो हमारा बिजनेस है, वहां भी निगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और चीजें कई बार ये होती है कि बड़ी अच्छी फैक्ट्री चल रही है और कुछ दिन बाद वहां पर चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं और समस्याएं क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। और एक दिन ऐसा ऐसी प्रॉब्लम आती है कई बार कि वो फैक्ट्री बंद होने की कगार पर चली जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर निगेटिव एनर्जी भरी चुकी है, वहां पर निगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है एम्प्लॉइज के थ्रू क्यों नहीं? चूंकि एम्प्लॉइज को निगेटिव एनर्जी हम लोग दे रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने एम्प्लॉइज पर भी दया करुणा करनी चाहिए, अपने बच्चों पर दया करुणा करनी चाहिए, अपने परिवार में जितने भी घर के मेंबर्स हैं, साथ ही साथ अपने माता पिता जो एज हो चुके हैं वहां पर उनको सम्मान देना चाहिए, उनसे ही शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी अच्छा आप कुछ भी शुरुआत कर रहे हैं उन्हीं के हाथों से शुरुआत करनी चाहिए, तो उससे चीजें बदलनी शुरू होगी। हमने सम्मान दिया, अपने बड़ों को सम्मान दिया, उनके ऊपर दया कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक दिन हमें भी बच्चों की तरह खिलाया, राइट। जब एक बड़ा हो जाता है, एक इंसान बड़ा हो गया, एज हो जाता है, तो वो भी एक बच्चे की तरह हो जाता है। वो भी जिद करनी शुरू कर सकता है, वो भी क्रोध करना शुरू कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो सारे वही गुण आ जाते हैं जो बच्चे के गुण होते हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं, बड़े जो इंसान होते हैं हम उनको समझते हैं कि इनको इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी जिद कर रहे हैं, इनको इतना कुछ, ये तो इतना अच्छे थे, इतनी अच्छी लेवल पर, या तो इतनी अच्छी लेवल पर जॉब करते थे, आज ये जिद कर रहे हैं। तो वो जिद आना वो एक नेचुरल है, वो नेचुरल चीजें हैं, वो यूनिवर्स की तरफ से नेचुरल चीजें हैं। जब एक व्यक्ति अपने आप खुद कोई प्रोसेस नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर क्रोध, उसके अंदर जिद, ये सब चीजें आनी शुरू हो जाती है, ठीक जैसे बच्चे के अंदर होती है। तो हमें अपने परिवार में जो हमारे बड़े हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। हमें जो भी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें उनको उन्हीं से उसकी शुरुआत करानी चाहिए। तो हमारे जो घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरनी शुरू हो जाती है। सम्मान जब हम दूसरे का करते हैं तो वहां से सम्मान और करुणा हमें भी मिलनी होती है। वो माता पिता जिनका हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं, जिनके ऊपर हम करुणा कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितनी पॉजिटिव वाइब्स हमारे लिए जनरेट कर रहे हैं। बड़े ही वो बिस्तर पर पड़े हो, बड़े ही वो उठना पा रहे हो, बड़े ही वो चलना पा रहे हो, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए कितनी पॉजिटिव वाइब्स निकालते हैं, क्योंकि हम उनके लिए सम्मान दे रहे हैं, उनको समय पर खाना दे रहे हैं, उनके हर काम के लिए उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनसे ही शुरुआत कर रहे हैं। तो चीजें वहां से अच्छी जनरेट होनी शुरू होती हैं, अच्छी वाइब्स निकलनी शुरू होती हैं और चीजें बदल जाती हैं। आज के लिए हमने जाना है इन 5 सिद्धांत के बारे में, इन पे हमें डीपली काम जरूर करना चाहिए, जो इसीलिए आपको इतना डीपली जाके इन चीजों को समझाया गया है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रेकी की खोज कहाँ से हुई, रेकी कहाँ से जनरेट हुई, कैसे रेकी बनी है, राइट। रेकी जैसे आपको बताया गया कि रेकी जापानीज वर्ड है। जापान में एक डॉक्टर मिकाओ उसुई एक आध्यात्मिक शिक्षक थे जो एक चर्च में पढ़ाया करते थे। सन 1922 में उनका जन्म हुआ था। वो एक शिक्षक थे, वो जैसे अपने स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ा रहे थे। तो एक दिन क्या होता है, जब वो ईसा मसीह की जो जीवनी होती थी उसको स्टोरी को पढ़ा रहे थे, तो उसमें एक बार आया कि जो ईसा मसीह थे वो उपचार जो है उस पर चिकित्सा से उपचार कर दिया करते थे। अब वो जब इस पर चिकित्सा की बात आई वहां पर कि वो अपने हाथों से पॉजिटिव वाइब्स निकालकर सामने वाले व्यक्ति को ठीक कर दिया करते थे, सामने वाले व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला दिया करते थे। तो स्टूडेंट ने इस पे क्वेश्चन किया कि जब ये ईसा मसीह कर पाते थे, उससे स्वास्थ्य भी अच्छा होता था, उससे रिलेशन अच्छे होते थे, तो अब ऐसा क्यों नहीं है? अब जीवन में इतने दुख, इतनी बीमारियां, इतने रिलेशन के इश्यूज क्यों हो रहे हैं? तब जब इस पर बात की गई तो डॉक्टर मिकाउसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब इस जवाब को ढूंढने के लिए डॉक्टर मिकाउसी इधर उधर जाने लगे, आध्यात्मिक गुरुओं के पास गए, उनसे पूछताछ की, कहीं उनको इसका कोई आंसर नहीं मिला। देश विदेश तक उन्होंने यात्राएं की, इसकी जानकारी के लिए उन्होंने जॉब को भी छोड़ दिया, शिक्षक की जो नौकरी थी उसको भी छोड़ दिया, और वो इसमें लग गए, अब तो मुझे इस पे काम करना ही है।
अब जब कहीं भी उनको कुछ जवाब नहीं मिला तो उन्होंने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं इसके लिए साधना करनी शुरू करूं, तपस्या करनी शुरू करूं। क्योंकि हर जो भी चीज का समाधान किसी के पास, पहले जो हमारे महापुरुष हुआ करते थे, पुराने जो गुरु हुआ करते थे, जब उनको किसी चीज का कोई आंसर नहीं मिलता था तो वो क्या किया करते थे, तपस्या करते थे। उस ईश्वर से उसका क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश किया करते थे और वहां से आंसर मिल भी जाया करता था। तो डॉक्टर निकाउसी ने भी यही सोचा कि जब ये गुरु, ये संत आध्यात्मिक चीजें कर कर, ध्यान साधना कर कर, तपस्या कर कर उन्होंने इतनी चीजें प्राप्त की हैं, तो क्यों ना मैं भी तपस्या कर लूं। तो उन्होंने भी एक दिन निश्चय किया कि आज से मैं तपस्या में लगने वाला हूँ। वो एक पहाड़ी पर गए जापान में, उस पहाड़ी पर जाकर बैठ गए, कुछ छोटे छोटे कंकर पत्थर इकट्ठे किए, उन्होंने संकल्प लिया मुझे 21 डेज की साधना करनी है। 21 कंकड़ पत्थर रख लिए अपने पास में ताकि क्वांटिटी, डे की क्वांटिटी वो सही से कर सके। जैसे ही उन्होंने साधना शुरू करी, एक एक दिन गुजरता गया, उन्होंने एक एक कंकर को नीचे पहाड़ी से गिराते गए, एक एक गिराते गए गिराते गए गिराते गए। एक दिन क्या हुआ कि 20 कंकड़ पत्थर रह गए, 20 पत्थर रह गए, और सॉरी, 2 पत्थर रह गए, बाकी पत्थर खत्म हो चुके थे। लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं लगा, कुछ भी ऐसा आभास नहीं हुआ कि कुछ एनर्जी मिल रही है, कुछ ईश्वर से, उस यूनिवर्स से कुछ आंसर मिल रहा है। तो डॉक्टर मिकाउस भी थोड़ा सा चिंता में पड़ गए कि शायद अब तो पॉसिबल नहीं होने वाला, केवल 2 दिन बचे हैं और 2 दिन में क्या चीजें बदलेंगी। लेकिन फिर भी वो अपनी साधना में लीन रहे, नहीं मुझे कुछ करना है, 2 दिन बचे, शायद 2 दिन में ही कुछ हो जाए। नेक्स्ट डे भी धीरे धीरे जाने लगा, एक पत्थर और नीचे लुढ़का दिया, अब केवल एक ही पत्थर बचा, एक पत्थर बचा, एक दिन बचा हुआ था। ध्यान साधना करने के लिए बैठे हुए थे कि अब फिर मुझे ध्यान साधना करनी शुरू करनी है, तपस्या में लीन फिर से होना है। और डॉक्टर मिकाउसी सोच रहे थे कि आज तो अंतिम दिन है, एक ही पत्थर बचा है, अब तक कुछ भी नहीं मिला है, अब पता नहीं क्या होने वाला है। थोड़े सब उनके चेहरे पर मायूसी थी, चिंता में थे कि अब क्या होगा, घर खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है, ईश्वर, वो परमपिता ने मुझे कुछ बताया ही नहीं है। उनका विश्वास थोड़ा सा डगमगाने लगा, शायद ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ शायद नहीं हुआ होगा, ऐसी ऊर्जा शायद कुछ नहीं होती है, या फिर हमारे जो पुराने, जो ईसा मसीह जो पुराने गुरु हुआ थे, उन्होंने कुछ और अच्छी साधना की हो, और ज्यादा डीप में जाके साधना की हो, शायद उन्हें कुछ ईश्वर ने दे दिया हो। मेरी साधना में शायद या तो कुछ कमी रह गई हो जिसकी वजह से मुझे नहीं मिल रहा है। कुछ भी हो, उन्होंने फिर भी उस दिन भी ठाना, नहीं मुझे आज के दिन को भी पूरा करना ही है, पूरे मन से पूरा करना है, शायद कुछ बदल जाए। तो वो फिर बैठ गए साधना में, बैठे हुए थे, थोड़ा सा चेहरे पर मायूसी जरूर थी, लेकिन फिर भी अपने संकल्प के लिए वो डटे हुए थे, नहीं मुझे कुछ बदल के दिखाना ही है। जैसे बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, अचानक से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उनके थर्ड आई पर एक तेज लाइट आकर एक ब्लास्ट के रूप में खो जाती है। वो घबरा जाते हैं, वो मूर्छित हो जाते हैं और पीछे की ओर लुढ़क जाते हैं। कुछ देर बाद उनको होश आता है, पूरे घबराए हुए होते हैं, शायद किसी ने आक्रमण कर दिया है, शायद किसी ने मेरे ऊपर प्रहार किया है। उनको एनर्जी का कोई भी ऐसा आभास नहीं हुआ कि शायद कुछ एनर्जी आई हो, उनको ऐसा ही लगा किसी ने शायद प्रहार कर दिया है। वो घबरा चुके थे, डरे हुए थे, तुरंत बैठे और सोचा कि चलो अब तो तुरंत नीचे चलना है। कुछ भी नहीं मिला है, कोई बात नहीं, पूरा निराश हो चुके थे, अब तो नीचे चलना है, पूरा हड़बड़ाए हुए थे, कुछ अब दोबारा से कुछ ऐसा कोई घटना घटित ना हो जाए, जल्दी से नीचे उतरता, जल्दी जल्दी नीचे उतरना शुरू कर दिया। पैर में ठोकर लगी, पत्थर पे टकराए और नीचे गिर पड़े, पैर के अंगूठे में खून बहने लगा, बैठ गए, अंगूठे को पकड़कर आंखों को बंद करके, पूरा मायूस हो चुके थे, दर्द हो रहा था, दर्द से कराह रहे थे। लेकिन अचानक से कुछ देर बाद वो देखते हैं कि दर्द नहीं हो रहा है, दर्द बिल्कुल समाप्त हो गया है। चलो, उन्होंने सोचा कि चलो शायद ठीक हो गई चोट, अब चलता।
हाथ जैसे ही हटाया, देखा खून भी नहीं बह रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उन्होंने फिर भी सोचा कि शायद खून बहा ही ना हो, मुझे ऐसा कुछ लगा हो, छोटी मोटी चोट लगी होगी, चलो चलता हूं आगे। फिर चल दिए, फिर खड़े हुए और फिर आगे चल दिए, पहाड़ी से नीचे उतरे। एक ढाबा था, वहां पर गए खाना खाने के लिए। वहां पर बोला मुझे खाना चाहिए। उन्होंने देखा साधु संत हैं, बहुत दुबले पतले हो चुके हैं, शायद काफी दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया है। उनसे पूछताछ की, उन्होंने बताया कि मैं तपस्या करके आया। तो उन्होंने बोला कि जो ढाबे के मालिक ने बोला कि मैं आपके लिए शुद्ध खाना, ताजा खाना बना देता हूँ, कभी ये खाना, मसाले वाला खाना आपको नुकसान न दे जाए या बासी खाना आपको नुकसान न दे जाए। लेकिन डॉक्टर निकाउसी ने बोला नहीं, मुझे जो भी है वही दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। ढाबे वाले ने खाना दिया, वो खाना खाया, उस खाना भी पच गया, कोई समस्या नहीं हुई। उसके बाद देखा कि जो खाना परोस रही है उनकी छोटी सी गुड़िया, जो जो मालिक था, जो खाना बनाने वाला था, उसकी ही गुड़िया खाना परोस रही थी। उसके चेहरे पर सूजन आई हुई थी, दर्द से कराह रही थी, लेकिन फिर भी काम में लगी हुई थी। डॉक्टर मिकाउसी ने प्यार से उसको पास बुलाया, पूछा बेटा क्या हुआ है। उसके चेहरे को ऐसे ही जाने अनजाने में टच कर दिया। उसके चेहरे की जो सूजन थी तुरंत उतरनी शुरू हो गई, तुरंत दर्द ठीक हो गया। डॉक्टर मिकाउसी हैरान हो गए, शायद कुछ हाथों में आ गया, शायद कुछ जादू आ गया, कुछ एनर्जी आ चुकी है। डॉक्टर मिकाउसी बहुत खुश हो गए कि अब तो कुछ हो गया, कुछ मिल गया है। वो खुश होकर दौड़े दौड़े घर जा रहे थे। घर जाकर देखा उनका एक पूरा पहला दोस्त जिसको छोड़कर गए थे, पूरा स्वस्थ, वो बीमार पड़ चुका था। उसके पूरे शरीर में दर्द, दर्द से वो पीड़ित था, उठ बैठ नहीं पाता था, बिस्तर पर लेटा हुआ था। डॉक्टर मिकाउसी ने सोचा क्यों ना सबसे पहले अपने दोस्त का ही उपचार करूं, क्यों ना इसको स्वस्थ कर दूं, क्यों ना इसका जो मिरेकल जो मुझे मिला है, जो एनर्जी जो मुझे मिली है, इसके रिजल्ट में यहीं पर देख लूं। तो उन्होंने अपनी जो दोस्त था उसका उपचार करना शुरू किया। दोस्त धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया, ठीक होना शुरू हो गया, ओ ठीक, ओ ठीक, ओ ठीक, अब धीरे धीरे पूरा स्वस्थ हो गया। डॉक्टर मिकाउसी को अब पूरा विश्वास हो गया कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब तो मुझे कुछ अच्छा करना है, अब तो मुझे लोगों की हेल्प करनी है, उन गरीबों की हेल्प करनी है जिनको उपचार नहीं मिल पा रहा है, जो गरीब हैं, जो भीख मांगकर खाना खा रहे हैं, जिनके ऊपर बीमारी को ठीक करने के लिए, उपचार के लिए पैसे नहीं है, मुझे उनका उपचार करना चाहिए। डॉक्टर उसुई पूरे दयालु टाइप के इंसान थे, तो उन्होंने लोगों के ऊपर दया को बरसाना शुरू किया। गरीबों की झोपड़ियों में जा जाकर उपचार देना शुरू किया। गरीबों की जो बस्तियां थी वहां पर जा जाकर उपचार देना शुरू किया। उन्होंने देखा जैसे जैसे वो उपचार दे रहे थे, लोग स्वस्थ होते शुरू हो गए, धीरे धीरे स्वस्थ होने शुरू हो गए, घर में खुशियां आनी शुरू हो गई। लोग धीरे धीरे भीख मांगने की बजाय अपना काम करने लगे, इस लायक बन चुके थे, वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। डॉक्टर मिकाउसुई बहुत खुश हुए, अरे ये तो मैंने मिरेकल कर दिया, इन गरीबों के ऊपर इतनी दया कर दी, ये गरीब आज गरीब नहीं रहे, ये काम करना इन्होंने शुरू कर दिया, इन्होंने भीख मांगना बंद कर दिया, इनके स्वास्थ्य अच्छा हो गया। डॉक्टर मिकाउसी और ज्यादा उत्साहित हुए, और ज्यादा लोगों का उपचार करना शुरू किया, आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। गरीबों की बस्तियों में वो जैसे एक बस्ती का उन्होंने उपचार किया, वो दूसरी बस्ती में जाकर उपचार करने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद वो देख रहे थे जो पुरानी बस्ती है जहां पर उन्होंने उपचार किया था, जिन लोगों का उपचार किया था, वो फिर से बीमार पड़ने शुरू हो गए, वो फिर से भीख मांगना उन्होंने शुरू कर दिया, और वो बस्ती पहले की तरह फिर वैसे ही हो गई। डॉक्टर मिकाउसुई को बड़ा दुख हुआ, मैंने इस पूरी बस्ती में खुशहाली ला दी थी, हर एक व्यक्ति को स्वस्थ कर दिया था, हर एक व्यक्ति स्वस्थ होकर अच्छा काम करना शुरू कर दिया था, सबके चेहरे पर स्माइल आनी शुरू हो गई थी। लेकिन फिर से ये यहाँ पर वही नर्क जैसी स्थिति दोबारा से कैसे आ गई? डॉक्टर मिकाउसुई ने इसमें सोचा, समझा कि ऐसा क्यों हुआ है। उन्होंने इसमें एक निष्कर्ष निकाला कि ऐसा उपचार को हमने फ्री में दिया है, इसलिए इसकी वजह से हुआ है। इन लोगों के लिए रेकी की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी इनकी मदद की है, ये इसकी वजह से हुआ है। तो डॉक्टर मिकाउसुई ने कुछ रूल्स बनाए कि जो रेकी में विश्वास करता है, जो अपने आप उपचार के लिए बोलता है कि मुझे रेकी से उपचार लेना है, और जो एनर्जी एक्सचेंज उसके बदले कुछ आप करता है, कुछ
आपकी हेल्प करता है, कुछ गरीबों के लिए कुछ देता है, कुछ बांटता है, तो उसी को आपको रेकी का उपचार देना है, क्योंकि उसने रेकी को वे विश्वास किया है, तो रेकी उसके लिए काम करने वाली है, उसको हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ करने वाली है, या उसके धन के अवरोध रिमूव करने वाली है, या कहीं कि उसके रिलेशन को अच्छा करने वाली है। इसी वजह से माना जाता है कि भाई हमें कभी भी फ्री में किसी को उपचार नहीं देना। अब आप कहेंगे कि फ्री में रेकी क्यों सिखाई जा रही है? रेकी भी फ्री में नहीं सिखानी चाहिए। तो फ्री में रेकी सिखाने का मतलब हम रेकी की एनर्जी को और बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं पूरी दुनिया में रेकी फैले। हर एक रेकी का चिकित्सक यही चाहता है, रेकी का शिक्षक यही चाहता है कि रेकी को पूरी दुनिया में फैला दिया जाए, पूरी दुनिया में फैलाकर लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए और लोग बिना दवाई के स्वस्थ रहना शुरू हो जाएं। इसलिए रेकी फ्री में सिखाई जाती है। इसके लिए आपको बोला जाता है रेकी में और लोगों को जोड़िए। जब आप लोगों को जोड़ते हैं तो वो ही एनर्जी एक्सचेंज होता है, या जब आप लोगों को रेकी सिखा रहे हैं वो भी एनर्जी एक्सचेंज होता है, राइट। तो इसलिए आपको रेकी को फ्री में इंट्रोडक्शन रेकी का दिया जाता है, ताकि आप और लोगों को जोड़ें और लोगों को बताएं कि रेकी सीखिए, फ्री में यहाँ पर रेकी सिखाई जा रही है, और ज्यादा लोग हमसे जुड़े, हम उनको फ्री में रेकी सिखाएं। फ्री में रेकी सिखाकर हम हमारा जो टारगेट कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेकी सिखाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेकी से जोड़ना है, उस टारगेट को अचीव कर सके। इसकी वजह से रेकी के फ्री सेशन दिए जाते हैं। तो हमें अपने जो एनर्जी एक्सचेंज है उसको जरूर करना चाहिए। एनर्जी एक्सचेंज आपको लोगों में कम्युनिकेट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि रेकी से ये चीजें संभव है, वो भी रेकी सीख रहे हैं, या आप खुद उनको रेकी सिखा सकते हैं जब आप रेकी के मास्टर बन जाते हैं। अब रेकी के बारे में हमने जाना, जो प्राचीन रेकी थी उसके बारे में जाना। अब आध्यात्मिक रेकी क्या है, जो अभी की रेकी, इसके बारे में हमने जान लिया, लेकिन प्राचीन रेकी के बारे में हमने नहीं जाना। जो अभी मैंने स्लाइड आपके सामने दिखाई है, ये प्राचीन रेकी की स्लाइड है। अब इसमें हम क्या जानेंगे? प्राचीन समय में भी रेकी हुआ करती थी। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, डॉक्टर मिकाओ उसुई ने जो रिसर्च किया था, जो उन्होंने बताया था डॉक्टर मिकाओ उसुई ने, कि जो ईसा मसीह हुआ करते थे वो उपचार कैसे किया करते थे? स्पर्श चिकित्सा से या टच करके ऐसे ही उपचार कर दिया करते थे, बिना किसी सिंबल के उपचार कर दिया करते थे, उपचार हो जाया करता था। ठीक वैसे ही भगवान बुद्ध भी उपचार दिया करते थे, अपने जितने भी शिष्य थे उनको ऐसे टच करके वो स्वस्थ कर दिया करते थे, या उनके जितने भी भक्त हुआ करते थे या उनके शिष्य हुआ करते थे, जो उनके अकॉर्डिंग चला करते थे, उनके ग्रुप के जो लोग हुआ करते थे वो उनको उपचार देते थे और उनको स्वस्थ कर दिया करते थे। वो प्राचीन रेकी थी। उसको रेकी के बारे में, रेकी के रूप में नहीं जाना जाता था, उसको स्पर्श चिकित्सा के रूप में जाना जाता था। अब वो स्पर्श चिकित्सा जब थी तो अब रेकी की जरूरत क्यों पड़ी? वो स्पर्श चिकित्सा एक दिन धीरे धीरे विलुप्त हो गई। क्यों विलुप्त हुई? क्योंकि जो हमारे गुरु जो हुआ करते थे उनके अंदर ये एनर्जी थी, वो उपचार दे दिया करते थे, क्योंकि उन्होंने तपस्याएं की थी, उन्होंने एनर्जी को गेट किया था, जैसे डॉक्टर मिकाओ उसुई ने किया। अब उन्होंने अपने शिष्यों को बता दिया ये प्रोसेस है, आप भी ऐसे उपचार देंगे। तो क्या होना शुरू हुआ? जो शिष्य थे उनके अंदर उतनी एनर्जी नहीं गई, क्योंकि उन्होंने उतनी आध्यात्मिक चीजों को नहीं अपनाया, उन्होंने इतनी बड़ी तपस्याएं नहीं की। वो तो अपने जो गुरु थे उनके ऊपर डिपेंड रहे, तो उपचार होता रहा। जब गुरु नहीं रहे उसके बाद उनके उपचार में कमी आ गई, उनके उपचार का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहने लगा, क्योंकि उनके अंदर वो एनर्जी नहीं थी, उन्होंने वो तपस्याएं नहीं की थी। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, जब उपचार का काम ही नहीं कर रहा था, उपचार काम नहीं कर रहा था, तो धीरे धीरे ये जो एनर्जी का जो उपचार था ये धीरे धीरे विलुप्त होना शुरू हो गया। लोगों का इस पर से विश्वास हटना शुरू हो गया कि ऐसा होता ही नहीं है। धीरे धीरे ये विलुप्त हो गई, और पहली स्पर्श चिकित्सा विलुप्त होने के बाद डॉक्टर मिकाओ उसुई ने रेकी के रूप में इस चिकित्सा को लेकर आए, और जो आज पूरी दुनिया में फैल रही है। पूरी दुनिया में स्पर्श चिकित्सा या रेकी के रूप में लोगों को उपचार दिया जा रहा है।
बहुत सारे रेकी सिखा रहे हैं, कुछ लोग रेकी से उपचार दे रहे हैं, कुछ लोग रेकी से उपचार ले रहे हैं और जिसके मिरेकल रिजल्ट वो देख पा रहे हैं। जैसे कि इस सेशन के लास्ट में भी हम आपको लाइव रिजल्ट कुछ दिखाने वाले हैं और अभी से बोल रहे हैं कि जितने लोगों का उपचार होने वाला है उन पर रिजल्ट बहुत बहुत अमेजिंग आने वाले हैं। अमेजिंग बोले तो 100%। कैसे किया जा सकता है? हो जाता है जब हम करते हैं, क्योंकि हम तो करते ही कुछ नहीं है, वैसे ही हो जाता है। करता तो कोई और है, वो यूनिवर्स करता है, तो यूनिवर्स के लिए तो 100% कुछ भी नहीं है, हो सकता है 100%। करना उसी को है, हमें तो नाटक करना है, हम नाटक करते हैं, उपचार हो जाता है। तो ठीक वैसे ही आपको उपचार के रिजल्ट अभी आके देखने को मिलने वाले हैं। रेकी के लेवल के बारे में जान लेते हैं। रेकी का 5 लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर। इसके बाद भी एक लेवल होता है जो हम सिखाते हैं, एडवांस लेवल, जिससे अभी उपचार करके आपको दिखाया जाता है। वो एडवांस लेवल की टेक्निक से उपचार किया जाता है, जिसमें किसी सिंबल को नहीं बनाया जाता, किसी सिंबल की जरूरत नहीं पड़ती और उपचार 100% हो जाता है। चलो अब हम आगे समझेंगे। अभी जो आज का आपने प्रोसेस समझा रेकी लेवल 1 के बारे में, रेकी लेवल 1 सीखने के बाद इसकी आपको सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस करना होता है, जो 24 पार्ट्स की सेल्फ हीलिंग होती है, जिसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फर्स्ट 12 पार्ट्स और नेक्स्ट 12 पार्ट्स। ये बॉडी के 24 पार्ट्स हैं जिन पर हमें रेकी का प्रोसेस देना होता है। अब इनके बारे में बहुत ज्यादा आपको इनको नोट करने की जरूरत नहीं, इनको रटने की जरूरत नहीं है। आपको एक ऑडियो ग्रुप में दी जाती है, उस ऑडियो को सुनना है। उसमें 24 के 24 पार्ट का नाम बोला जाता है, इनकी लोकेशन बोली जाती है। आपको उस ऑडियो को सुनकर उपचार को करना होता है। 24 पार्ट्स की हीलिंग रहती है, इसको आपको 21 डेज तक करना होता है। अब कुछ लोगों का एक और चीजें हैं कि हमारे पिछले जो गुरु जी हैं या उन्होंने हमें बोला है कि 21 डेज लगातार ही करना है, एक दिन भी अगर मिस हो गया तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। अब वो क्यों बोला है? वो गुरु गलत नहीं है, उन्होंने इसलिए बोला है कि आपको संकल्प ले लें कि आपको 21 दिन पूरे करने ही है, अदरवाइज 21 दिन कभी पूरे होंगे ही नहीं। आप आज करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, तो उससे आपका एनर्जी लेवल नहीं बढ़ना होता। इसलिए कोशिश यही करनी है कि 21 दिन लगातार उपचार करें, 21 दिन लगातार अपनी सेल्फ हीलिंग करें। फिर भी किसी मजबूरी बस एक दिन छूट गया बीच में तो कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट डे उस दिन को काउंट मत करिए, नेक्स्ट डे से फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही बार छूटा है तब, अगर आप ये नहीं कि आज फिर छूट गया, कल नहीं हुआ, परसों छूट गया, फिर नहीं हुआ, तो वो आपका सेल्फ हीलिंग का काम प्रोसेस काम नहीं करेगा। तो कोशिश यही करनी है 21 डेज लगातार उस ऑडियो को सुनना है जो ग्रुप में आपको मिलने वाली है। या जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं हमारे, वो ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको नंबर शेयर किया जा रहा है, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप का रिप्लाई आ जाता है, ग्रुप का लिंक मिल जाता है, उस ग्रुप से आप जुड़ जाते हैं। नंबर आप नोट कर सकते हैं, बाकी मैं आपको चैट पर भी लिखकर नंबर को भेज रहा हूं। नंबर है 7300742819। मैं आपको चैट पर भी ये नंबर भेज रहा हूं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, यस रेकी, यस रेकी लिखकर व्हाट्सएप करेंगे, आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। चैट पर नंबर देख सकते हैं 7300742819। इस नंबर को फोन के अंदर सेव कर लेंगे, इस नंबर पर यस रेकी लिखकर व्हाट्सएप करेंगे, आपको ग्रुप का लिंक तुरंत मिलेगा। उस लिंक से आप जुड़ जाएंगे, रिक्वेस्ट भेज देंगे, लिंक से जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। क्योंकि कल फिर आप लोगों की रेकी की क्लास फिर से होने वाली है, नेक्स्ट डे फिर आपको शक्तिपात का सेशन भी दिया जाने वाला है, तो आपको ग्रुप से जुड़ना जरूरी है। वहीं पर आपको 24 पार्ट्स की हीलिंग का ऑडियो मिलने वाला है, वहीं पर रेकी के बारे में और बाकी डिटेल्स मिलने वाली है। इसके साथ साथ आपको हमारी एप्लीकेशन ऐप से भी जोड़ा जाने वाला है, जहां पर रेकी का पूरा कंप्लीट डिटेल आपको मिलने वाला है। रेकी की ऐप पर आपको रेकी का पीडीएफ मिलने वाला है, रेकी की ओल्ड पुरानी वीडियोज मिलने वाली है और रेकी के एक एक चीजें पूरा डीप में आपको मिलने वाली है, ताकि आप रेकी लेवल 1 लेवल 2 को अच्छे से सीख सकें। जब आप इस लेवल को अच्छे से सीख सकते हैं तभी आगे बढ़ पाएंगे, तभी आगे कुछ कर पाएंगे।
तभी एनर्जी का लेवल बढ़ना शुरू होता है। इसलिए रेकी लेवल 1, लेवल 2 को पूरा डीपली जाकर सीखें। एप्लीकेशन से हमारे जरूर जुड़े। आपको ग्रुप में एप्लीकेशन का लिंक शेयर किया जाता है, ग्रुप से जुड़ेंगे आपको लिंक मिलेगा, एप्लीकेशन से जुड़ेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। आप वहां पर सब चीजें मिलने वाली है, पीडीएफ मिलने वाला है, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग, सब कुछ जो सिंबल्स बताए जाते हैं आगे, उन सिंबल्स का भी पूरा वहां पर प्रोसेस दिया जाता है, कैसे बनाने हैं, सिंबल किस टाइप से है, सिंबल का नाम क्या है, इस सिंबल का मीनिंग क्या है, और इस सिंबल को क्यों यूज करना है, कहाँ यूज करना है, एवरीथिंग आपको उस ऐप के ऊपर दिया जाता है। तो आप जो भी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यस रेकी लिख कर दिए गए नंबर पर आप भेजना है। नेक्स्ट हम जानेंगे रेकी के प्रकार के बारे में। जैसे कि हमने जाना रेकी स्पर्श चिकित्सा, जो टच करके उपचार दिया जाता है। दूसरा होता है दूरस्थ उपचार, डिस्टेंस हीलिंग। वैसे तो इसको प्रॉपर तरीके से अगर किया जाए, थर्ड लेवल में हम सिखाते हैं डिस्टेंस हीलिंग। बाकी सेकंड लेवल में आप इतना कर सकते हैं, आपके सामने कोई क्लाइंट बैठा हुआ है, आपका कोई रिलेटिव बैठा हुआ है, आपको उसको टच करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दूरी से भी आप उसको एनर्जी का फ्लो उसकी बॉडी में कर सकते हैं, इससे भी उपचार हो जाता है। राइट, इतना तक आपको सिखाया जाने वाला है। और कल जो रहने वाला है, कल आपको सिंबल का उपचार बताया जाएगा, सिंबल्स की जानकारी दी जाएगी, सिंबल कैसे बनाए जाते हैं और कैसे इजी तरीके से हम रेकी का प्रोसेस कर सकते हैं, सिंबल में ना अटक कर कैसे इतना इजी उपचार, जो उपचार इतना हम बच्चे की तरह, जब बच्चा बन के हम आपको बच्चे की तरह समझकर सिखा रहे हैं। आप सब कुछ नॉलेज वाले हैं, आपने अच्छा ग्रेजुएशन भी की हो, कुछ लोग इंजीनियर होंगे, लेकिन हम रेकी के लेवल को इतना बच्चे की तरह क्यों समझाया जाता है, ताकि चीजों को अच्छे से समझा जाए। चीजों को अच्छे से जब हम समझ लेते हैं तभी उपचार अच्छा हो पाता है। जो कल का जो क्लास रहने वाली बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, कल की क्लास से भी आपको जुड़ना है। आज की क्लास का भी लास्ट फाइनल आप देखने वाले हैं। मैं स्क्रीन को ऑफ करूंगा और स्क्रीन को ऑफ करने के बाद हम लाइव उपचार के बारे में जानेंगे। इससे पहले एक छोटा सा प्रोसेस जान लेते हैं कि ये हो गया है आभा मंडल के बारे में, एक छोटा सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को जानेंगे, इसका प्रैक्टिकल हम कल ही करने वाले हैं। केवल आभा मंडल के बारे में आज जानकारी लेते हैं कि आभा मंडल क्या होता है, इसको भी एक एग्जाम्पल के रूप में समझने वाले हैं। आभा मंडल, जैसे कि हम मानते हैं कि सजीव निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुओं में एनर्जी होती है। अब जब एनर्जी होती है तो आभा मंडल भी होगा। आभा मंडल मतलब वो जो एनर्जी है किसी वस्तु में, जो निर्जीव है सजीव है, उसकी एनर्जी का लेवल कुछ बाहर तक भी तो निकला होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक मैग्नेट है, मैग्नेट को एक सिंपल एग्जांपल के रूप में समझेंगे। जो एक मैग्नेट है, मैग्नेट को अगर हम एक टेबल पर रख देते हैं, उसके चारों ओर एक कुछ दूरी तक उसकी एनर्जी का प्रभाव रहता है। जब हम किसी भी मैग्नेट की वस्तु को या फिर किसी लोहे की वस्तु को उसके उस आवरण के अंदर, उस जो ऊर्जा का आवरण है, ऊर्जा का जो एरिया है, उसके आसपास हम लेकर आते हैं, तो जो लोहे की वस्तु है, मैग्नेट की वस्तु है, मैग्नेट जो मैग्नेट बीच में रखी हुई है बड़ी मैग्नेट, उसको एकदम अपनी तरफ खींच लेती है। इसी को आभामंडल माना जाता है। एक बार और अच्छे से समझेंगे। जब हमने दो मैग्नेट आमने सामने रख देते, एक मैग्नेट इधर रखी है, दूसरी मैग्नेट इधर रखी है, अब दोनों मैग्नेट के बीच में क्या है? बीच में तो कुछ भी नहीं है, खाली जगह है। लेकिन फिर भी वो मैग्नेट एक दूसरे को आकर्षित क्यों कर रही है? एक दूसरे को आपस आमने सामने रखने पर एक दूसरे को क्यों आपस में खींच रही है, या एक दूसरे से दूर क्यों भाग रही है? तो वो उसकी जो बीच का जो एरिया है, उस एरिया में उनका आभा मंडल फैला हुआ है। उस आभा मंडल की वजह से वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और उसी की वजह से एक दूसरे से वापस भागती हैं। जब सेम पोल होते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागती हैं, अपोजिट पोल होते हैं तो एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे से चिपक जाती हैं। जो बीच का जो एरिया है, जो एरिया खाली एरिया है, उसी को आभा मंडल कहा जाता है, क्योंकि वहां उस एरिया में उनकी जो एनर्जी है, जो उनका खिंचाव है, एनर्जी का जो प्रभाव है, उस एरिया में फैला हुआ है। ठीक वैसे ही सजीव वस्तुओं की बात करें, सजीव वस्तुओं में भी ठीक वैसे ही
दुख होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी हमारे गुरु हुए हैं, या जितने भी ईश्वर के रूप में हुए हैं, जिनकी हम मूर्ति या तस्वीर, हम फोटोज हम देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, उनकी जो फोटोज है, उनके सिर के चारों तरफ एक व्हाइट कलर का एक घेरा सा बना होता है, जिसको हम सूर्य या चंद्रमा करके कुछ समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो उनके आभामंडल को ही दर्शाता है कि उनका आभामंडल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। उसी को दिखाने के लिए उनके जो सिर है, उसके बैक साइड में चारों तरफ एक व्हाइट कलर की आकृति बना दी जाती है। आप जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, हर एक की तस्वीर के पीछे सिर के चारों तरफ ये आकृति बनी हुई होती है। उससे समझ लिया जाता है कि इनका जो आभामंडल है, बहुत अच्छा आभामंडल हुआ करता था, एनर्जी का लेवल इनका बहुत अच्छा था। ठीक वैसे ही एक आभामंडल से एक चीज और हम समझते हैं। हम देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों को देखकर या मिलकर हमें बहुत खुशी होती है, और कुछ को देखकर हमें क्रोध आता है। ऐसा क्यों है? ऐसा ये उनके आभामंडल की वजह से है। एक व्यक्ति हमारे पास में भी नहीं आया, हमने केवल उसको दूर से देखा है। एक व्यक्ति पास से गुजर रहा है, केवल उसने हमारे से कोई बात भी नहीं की है, ना ही हमने उससे कोई बात की है, लेकिन उस व्यक्ति को देखकर, कुछ लोगों को देखकर हमें लगता है बहुत खुशी होती है। एक के चेहरे को देखकर बहुत खुशी होती है, एक को चेहरे को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। वजह उनके आभामंडल की उस एनर्जी की है। अगर वो हमारे लिए कुछ निगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रही है, या उनके अंदर जो हमारे अपोजिट एनर्जी है, हम आध्यात्मिक चीजों से जुड़े हुए हैं, वो उसके अपोजिट निगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, तो उनको देखकर हमें थोड़ा सा अजीब फील हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, दुख हो सकता है, या कुछ अनकंफर्ट लग सकता है। लेकिन जो हमारे लेवल के इंसान है, हमने रेकी सीखा है, हम रेकी कर रहे हैं, अगर हम किसी रेकी के आध्यात्मिक गुरु से मिलते हैं, तो वहां हमारा एनर्जी, हम जो उनकी तरफ खींचे चले आते हैं, हम उनसे बात करना हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें उनके चेहरे को देखकर खुशियां होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लेवल के इंसान है, और हमने पॉजिटिव एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं, वो भी पॉजिटिव, उसी पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए वो क्या होता है कि वहां हमारी चीजें मैच करती हैं, हमें उनको मिलना, उनसे बातें करना अच्छा लगता है। वो उनके आभामंडल का प्रभाव है। हम दूर से ही उनके पास खींचे चले आते हैं, दूर से ही व्यक्ति दिख गया तो उनसे मिलने का मन करता है, उससे बात करने का मन करता है। लेकिन अपोजिट जो एनर्जी वाले होते हैं, उनसे बात करने का, उनसे साइड से निकल जाने का मन करता है। कई बार हम देखते हैं कि एक इंसान जिसको हम पसंद नहीं करते, पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी का लेवल है हमारे अपोजिट है। जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार है, उसके अपोजिट उसकी एनर्जी है, उसके विचार है। इसकी वजह से हमारी उसकी चीजें बैठ नहीं पाती हैं, बन नहीं पाती हैं। उसकी वजह से जब वो व्यक्ति सामने से गुजर रहा होता है, हमारा मन करता है मैं दूसरे साइड वाले रास्ते से निकल जाऊं, मैं उस रास्ते से भी ना निकलूं। राइट? ऐसा होता है। ये आभामंडल की वजह से ही होता है, क्योंकि जब हम उसके समीप से गुजरते हैं, उसके आभामंडल की एनर्जी हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, उसकी वजह से हमें अनकंफर्ट लगता है। इसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम दूसरे रास्ते से निकल जाएं। यही वजह होती है, यही आभामंडल है। इसको हमने अच्छे से समझ लिया है। एक और अच्छे से समझते हैं। एक बड़ी मैग्नेट हम रख देते हैं टेबल पर, बड़ी मैग्नेट रख दी, उसके काफी दूर हम कोई लोहे का टुकड़ा रखते हैं, वहां से वो एकदम से खींच रही है। लेकिन एक छोटी मैग्नेट रखी तो वो ज्यादा दूर से नहीं खींच रही, उसका प्रभाव थोड़ा ही दूरी तक है। अब इस चीजों से हमें समझना होगा, जब एक बड़ी मैग्नेट का ऊर्जा का प्रभाव, आभामंडल का प्रभाव दूर तक फैला हुआ है, तो हमें भी अपने आभामंडल को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? हमें भी अपने आभामंडल को बढ़ाने के लिए अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाना होगा। अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए उपासना करना, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए अपनी सेल्फ हीलिंग करना, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए प्रकृति से जुड़ना, ब्रह्मांड से जुड़ना, ब्रह्मांड से एनर्जी को गेट करना, सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस को अच्छे से करना, ध्यान साधना के प्रोसेस से जुड़ना, या फिर ऐसे लोगों से जुड़ना जिनके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी है। हम देखते हैं ना, एक मैग्नेट है, अगर हम वहां पर कोई लोहे का टुकड़ा चिपका देते, कुछ दिन तक वो उसी मैग्नेट से टच रहता है। एक दिन हम देखते हैं उस जो लोहे का टुकड़ा था उसके अंदर भी मैग्नेट के गुण आ गए हैं, वो भी मैग्नेट की तरह कुछ चीजों को खींचने लगा अपने पास में। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उसके आभामंडल से कनेक्ट रहा है,
वहां से उसने एनर्जी को गेट करता रहा, धीरे धीरे उसके अंदर भी बदलाव आना शुरू हो गया। जब एक निर्जीव वस्तु के अंदर बदलाव आ सकता है तो पॉजिटिव सजीव वस्तु के अंदर भी आ सकता है, और हम इंसानों के अंदर तो बिल्कुल आ सकता है। अगर हम एक पॉजिटिव वाइब्स वाले इंसान से जुड़ना शुरू कर दें तो वहां से पॉजिटिव वाइब्स हमें भी मिलनी शुरू हो सकती है, राइट। तो मेरा मानना है कि हमें अपने आभामंडल को बढ़ाने के लिए अपने ऊर्जा के लेवल को बढ़ाना होगा, और आभामंडल बढ़ने से ही हमारा उपचार बेहतर होता है। तभी हम डिस्टेंस से भी उपचार पॉसिबल कर पाते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया है। तभी हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी रख पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं रेकी करने से नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, दूसरे की बीमारियां मुझे लग जाती हैं, ऐसा सुनने को मिलता है। कुछ रेकी साधक इसी वजह से उपचार नहीं करते हैं। रेकी सीख ली लेकिन उपचार किसी का नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे से नेगेटिव एनर्जी मिल जाएगी। क्यों मिलेगी नेगेटिव एनर्जी? क्योंकि आपका विश्वास नहीं है, आपने अपने ओरा को बढ़ाया नहीं है, अपने आभामंडल को नहीं बढ़ाया है। अपने आभामंडल को जब हम बढ़ा लेते हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दूसरा, हमारा विश्वास होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि रेकी एक आध्यात्मिक ऊर्जा, प्रकृति की, ब्रह्मांड की ईश्वरीय ऊर्जा है। वो क्यों आपको परेशान करेगी, क्यों आपको बीमार करेगी? आप दूसरे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों ईश्वर आपको बीमारी देंगे? ईश्वर तो आपके लिए भी अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि आपने ईश्वर के उस काम को आसान बनाया है। एक व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, वो क्या कर रहा है? डेली मंदिरों में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है, चर्च में जा रहा है, अपने घर में अपने मंदिर में बैठकर ईश्वर से बोल रहा है, ईश्वर मुझे स्वस्थ कर दो। आपने उसको स्वस्थ कर दिया तो आपने ईश्वर के काम को आसान कर दिया। तो वो ईश्वर आपके लिए क्या करने वाले हैं? आपको भी पॉजिटिव एनर्जी देने वाले, खुशियां देने वाली, अच्छा उपचार, आपको भी अच्छी स्वास्थ्य देने वाले हैं, अच्छे रिलेशन देने वाले हैं। लेकिन जो हम हमारी गलत सोच है कि नहीं नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, नेगेटिव एनर्जी से मुझे बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी, मुझे समस्याएं क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी, वो हमारी थॉट की, नेगेटिव थॉट की वजह से होती है। इसके बारे में कल हम जानेंगे। कल हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, अपने घर को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कहीं जाते हैं, ट्रैफिक में जाते हैं, अपनी गाड़ी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको कैसे सुरक्षित करके भेज सकते हैं ताकि बच्चा सुरक्षित ही वापस आए। बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके पास कोई नहीं है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे हम पूरा कॉन्फिडेंट हो जाए कि मेरा बेटा पूरा सुरक्षित है, वो सुरक्षित ही वापस आने वाला है। बच्चे एक सही राह पर चले, कुछ गलत गाइडेंस किसी का मिल के वो गलत राह पर ना चल जाएं, उनको उतना प्रोटेक्ट आप कर सकते हैं। वो अच्छी राह पर ही चलेंगे, अच्छे ही गाइडेंस लोगों से लेंगे, अच्छे ही लोगों से मिलकर चलेंगे। तो ये सब चीजें हम कल की रेकी के सेशन में सीखने वाले हैं। आज का सेशन हम यहीं पर फिनिश करते हैं।